तो जय हिंद साथियों, आज हम सब लोग ग्रुप डिस्कशन का जो सिलसिला है उसको हम आगे बढ़ाते हुए बायोलॉजी का डिस्कशन करेंगे। आज जो पूरा बायोलॉजी का डिस्कशन फुल डिस्कशन होगा, तो हम सब लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो चलिए आज हम सब लोग सबसे पहले जंतु जगत का वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। बताइए तो जंतु का वर्गीकरण, सभी जंतु को कितने भागों में बांटा गया? यूनिसेलुलर और मल्टी, दो भागों में बांटा गया, ठीक ना? कौन कौन? यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, एक कोश के और बहुकोश के। एक कोश के जंतु पूरा शरीर एक कोशिका का बना होता है। ठीक है। इसके अंतर्गत केवल एक ही संघ कौन आता है? अमीबा हो गया। एक ही संघ आता है कौन? प्रोटोजोआ संघ। एक कोशिका में कौन आता है? प्रोटोजोआ। और बहुकोशिकीय में कौन आता है? बहुकोशिकीय हम आपको इसमें मतलब कि कुल मिलाकर लगभग 10 संघ में बांटा गया, ठीक ना? कितने? 10 संघ में। जैसे होगा पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, एनलिडा, मोलास्का, प्लेंटीहेल्मिन्थीज, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोकार्डेटा, हेमिकार्डेटा, कार्डेटा। तो बोलिए तो एक बार सबको। पेरिफेरा हो गया, सिलेंड्रेटा हो गया, उसको एनलिडा हो गया, मोलास्का हो गया, स्केलमेंथेन्थीज हो गया, उसके बाद इकाइनोकार्डेटा हो गया, कार्डेटा हो गया। इस इस ये सब चीज को हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक ना? जैसे एक सबसे पहले प्रोटोजोआ संघ के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक? इस संघ के सभी जंतु कैसा होता है? एक कोशिकीय होता है, यूनिसेलुलर होता है। हाँ, एक कोशिकीय और सूक्ष्मदर्शी होता है, ठीक ना? इस संघ के जंतु परजीवी, स्वतंत्र जीवी, सहजीवी एवं सहभोजी सभी प्रकार का होता है। मतलब सहजीवी भी होता है, स्वतंत्र जीवी भी होता है और सहभोजी भी होता है। हाँ, इस संघ के जंतु में प्रचलन की प्रक्रिया कूटपाद, अमीबा, पक्षाभ्य, पैरामेसियम, कक्षाभ्य एवं युग्लिना सभी प्रकार का होता है। मतलब इस संघ के जंतु में प्रचलन की प्रक्रिया कैसा होता है? कूटपाद। हाँ, मतलब प्रोटोजोआ संघ में कैसा होता है? ये कूटपाद के द्वारा भोजन होता है। इसमें आपका जैसे पैरामेसियम हो गया, कक्षाभ्य हो गया, युग्लिना हो गया, ये सब जो है ना कूटपाद द्वारा अपना सहजीवन करता है। अच्छा बताइए तो इस संघ के जंतु में शरीर के अंदर जल का संचयन या जल की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए राजधानी होता है। क्या होता है? संकुचन राजधानी होता है। कौन जीव में? प्रोटोजोआ संघ का एक कोश के जीव में, एक कोश के जीव में, ठीक है। तो ये बताइए आज इसको मतलब कि इसका एक दो उदाहरण बोलिए तो। अमीबा, पैरामेसियम, युग्लिना, प्लाज्मोडियम, ये सब क्या है? एक कोश के जीव। पूछता है एक कोश के जीव इनमें से कौन है? अमीबा, युग्लिना, पैरामेसियम, प्लाज्मोडियम, एंट अमीबा हिस्टोलिका, ठीक है। अच्छा, पोरीफेरा संघ के बारे में चर्चा करें, ठीक ना? इस संघ के सभी जंतु कैसा होता है? हाँ, किसका? पोरीफेरा संघ का। मतलब अब जो बहुकोश के सब पेरिफेरा, सिलेंड्रेटा, एनलिडा, मोलस्का, इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। बताइए किंतु आपस में मिलकर उत्तक का निर्माण नहीं कर पाता है, ठीक है। जब एक दूसरे से आपस में मिलकर उत्तक का निर्माण नहीं करता, कौन? पेरिफेरा क्या करता है? ये बहुकोशिकीय होता है। ये मतलब सब बहुत सारे सेल मिलकर एक ऊतक का निर्माण नहीं कर पाता, ठीक है। सेल मिलकर ऊतक का निर्माण नहीं कर पाता है। इस संघ के जंतु में कोशिका पुंज प्रणाली पाई जाती है, ठीक है। शरीर में असंख्य छोटे छोटे छिद्र होते हैं, किसमें? पोरीफेरा में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। किसमें होते हैं? और उसको क्या बोला, मतलब छोटे छोटे छिद्र, उसको क्या बोला जाता है? ऑस्ट्रिया कहा जाता है। ऑस्ट्रिया क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रिया। शरीर के शीर्ष भाग पर एक बड़ा छिद्र पाया जाता है, जिसे क्या बोला जाता है? मतलब शरीर के एक भाग पर बहुत बड़ा छिद्र पाया जाता है, उसको ऑस्क्यूलम कहा जाता है, ठीक ना? शरीर के देह भित्ति में नाल तंत्र पाया जाता है, जिसके द्वारा भोजन, पानी एवं O2 का संचरण होता है। बॉडी कैविटी में नाल तंत्र, हाँ, सिस्टम पाया जाता है। केनाल सिस्टम पाया जाता है। मतलब कि पोरीफेरा में क्या पाया जाता है? संचरण करता है। एक केनाल तंत्र पाया जाता है, उसमें क्या होता है? O2 का संचरण करता है, उसे केनाल तंत्र पाया जाता है। ठीक। मतलब कि पेरिफेरा संघ का बाहरी कंकाल स्केपुला का बना होता है। किसका बना होता है? हाँ, जो CaCO3 से निर्मित होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे स्पंज, साइकन, यूकेलेक्टोक, यूस्पंजिया आदि, ठीक ना? यूकेलेक्टिला उसको बोलते हैं, यूसोपंजिया आदि। हाँ, अच्छा, यूस्पंजिया को बाघ स्पंज भी कहा जाता है। यूस्पंजिया क्या बोला था? ठीक ना? बाथ स्पंज भी कहा जाता है, ठीक। बात स्पंज है, ठीक है। बताइए अब चलते हैं सिलेंड्रेटा के बारे में, ठीक ना?
सिलेंड्रेटा सिलेंड्रेटा संघ के बारे में। इस संघ को निडेरिया संघ के नाम से जाना जाता है। इस संघ को और किस नाम से जाता है? निडेरिया। किसको? इस संघ के सभी जंतु कैसा होते हैं? मतलब पेरिफेरा भी बहुकोष्ठीय, सिलेंड्रेटा भी बहुकोष्ठीय, ठीक है। हाँ, यूनिस, अमीबा, पैरामेसियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, एंटोहिस्टिलिका, हाँ वो भी एंटी-अमीबा, एंटोहिस्टिलिका, ये सब है एक कोष के जीव। और पेरिफेरा, सिलेंड्रेटा, एनिलिडा, मोलास्का, ये सब क्या है? बहुकोष्ठीय। बताइए, शरीर में देह भित्ति का अभाव होता है किसमें? सिलेंड्रेटा संघ में क्या होता है? देह भित्ति का अभाव होता है। अधिकांश जंतु समुद्री जल में पाया जाता है। मतलब सिलेंड्रेटा कहाँ पाया जाता है? समुद्री जल में पाया जाता है। मछली वगैरह सिलेंड्रेटा सब हो गया तो मछली सब सिलेंड्रेटा में आ गया, कछुआ भी आ जाएगा। बताइए, शोषण एवं उत्सर्जन की प्रक्रिया। सिलेंड्रेटा को एलिंडेटा बोला है, निडेरिया बोला था, सिलेंड्रेटा को निडेरिया। बताइए तो, शोषण एवं उत्सर्जन प्रक्रिया मतलब किस तरह से करता है ये सिलेंड्रेटा? शोषण एवं उत्सर्जन की प्रक्रिया शरीर के सतह से, मतलब कि सिलेंड्रेटा शोषण उत्सर्जन कैसे करता है? जो शरीर में छिद्र होता है, शरीर के सतह से कैसे करता है? कौन करता है शरीर की सतह से? शरीर में सिलेंटेरॉन नामक एक गुहा पाई जाती है जिसे जठर गुहा कहा जाता है। मतलब एक जठर गुहा पाया जाता है इसके गैस्ट्रिक, मतलब जठर गुहा मतलब गैस्ट्रिक कैविटी कहा जाता है। लेकिन ये मतलब किस नाम से गुहा पाया जाता है बताइए तो? जठर गुहा मतलब सिलेंटेरॉन नामक गुहा पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक कैविटी कहा जाता है, ठीक है ना। इस संघ को दो भागों में बांटा गया, मतलब कि सिलेंड्रेटा कितने भागों में बांटा गया? सिलेंड्रेटा या निडेरिया कितने भागों में? एक होता है फॉलिप, एक होता है मेडूसा। कौन होता है? फॉलिप और मेडूसा। मेडूसा होता है, ठीक ना। फॉलिप, सुनिए, फॉलिप जंतु अपना पूरा जीवन एक ही स्थान पर बिताता है, ठीक ना। फॉलिक जैसे कि हाइड्रा, हाइड्रा क्या है? एक ही जगह बिताता है, उसको क्या बोलते हैं? फॉलिप। सिलेंड्रेटा का दो मतलब पार्ट है, एगो फॉलिप है, एगो मेडूसा है। फॉलिप का उदाहरण बताइए। हाइड्रा हो गया एक ही जगह। और मेडूसा जो होता है ये घूम घूम कर अपना जीवन यापन करता है। मेडूसा, इसका उदाहरण बोलिए। जेलीफिश क्या है? कौन? मछली है, लेकिन जेलीफिश को किस मतलब की सिलेंड्रेटा संघ में आता है? मेडूसा में। और फॉलिप में कौन आता है? हाइड्रा आता है। इसको याद रखिए। जेलीफिश को अलेनेरिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। अलेनेरिया को ओलेरिया, हाँ। इस संघ के प्रमुख मतलब कि जेलीफिश को ओलेरिया के नाम से, हाँ बताइए। इस संघ के प्रमुख जंतु हाइड्रा, जेलीफिश, परवाल, मूंगा, थाइलेसिया होता है। ये पूछता है, मतलब पूछेगा कि हाइड्रा किस संघ का है, जेलीफिश किस संघ का है, बताइए। सिलेंड्रेटा, हाँ, सिलेंड्रेटा निडेरिया का हो गया, ठीक ना। सभी जीवों में सर्वाधिक पुनरुत्थान की क्षमता हाइड्रा में होता है, ठीक ना। मतलब पुनरुत्थान, हाँ, हाइड्रा आता है। हाइड्रा में अमरत्व का गुण पाया जाता है, ठीक ना, इमोरिटी का, मरता नहीं है, हाँ, अमृत का गुण पाया जाता है, मतलब तुरंत हो जाता है उसका मतलब। और बताइए, बताइए, थैलिसिया को पुर्तगाल युद्धपात कहा जाता है जिसका आकार उल्टी भाप या जहाज, उल्टी नाव या जहाज की तरह होता है, ठीक ना। थैलिसिया पुर्तगाली युद्धपोत कहा जाता है। अब चलते हैं हम सब लोग, पढ़ लिए कौन? प्रोटोजोआ पढ़ लिए, पेरिफेरा पढ़ लिए, सिलेंड्रेटा पढ़ लिए। अब चलते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक ना। हाँ, इस संघ के जंतु कैसा होता है? फीता कृमि होता है। कैसा होता है? कौन? प्लेटीहेल्मिन्थेस। इस संघ का अधिकांश जीव कैसा होता है? परजीवी होता है कि मतलब कि परजीवी होता है। मतलब प्लेटीहेल्मिन्थेस कैसा होता है? परजीवी होता है। नर और मादा जनन अंग एक ही जीव में पाया जाता है। ये इंपोर्टेंट है। नर और मादा जनन नर और मादा जनन एक ही जीव में। प्लेटीहेल्मिन्थेस में नर और मादा कैसा पाया जाता है? नर और मादा जनन एक ही जीव में पाया जाता है। किसमें? प्लेटीहेल्मिन्थेस में। इस संघ के जंतु को उभयलिंगी कहा जाता है, ठीक ना। क्या कहता है? पूछेगा उभयलिंगी जो होता है किस संघ के जंतु कहता है? प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक ना। क्या, किसको? नर और मादा दोनों एक में होता है। किसमें होता है? प्लेटीहेल्मिन्थेस में।
इस संघ के जंतु में उत्सर्जन की प्रक्रिया ज्वाला कोशिका द्वारा होता है, ठीक ना। ज्वाला कोशिका, हाँ, कुछ होता होगा उसमें ज्वाला कोशिका। आग निकलने वाला। जैसे प्लेनेरिया, इसका कुछ उदाहरण देख लीजिए। प्लेनेरिया हो गया, एरिया हो गया, टीनिया सोलियम हो गया, टीनिया जेसिनेटा हो गया, एरिया है तो फेसियोला हो गया, ठीक ना। इसका उदाहरण देख लीजिए। प्लेनेरिया हो गया, उसके बाद टीनिसोलियम, प्लेनेरिया और टीनिसोलियम, ये सब कौन होता है? हाँ। अब चलते हैं एस्केलमेंथिस या गोल कृमि। प्लेटिहेल्मिन्थिस टप्टा, ये होता है गोल, एस्केलमेंथिस गोल। इस संघ के जंतु को गोल कृमि या सूत्र कृमि के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। इस संघ के जंतु में आहार नाल स्पष्ट होता है, मतलब इसमें आहार नाल स्पष्ट दिखता है और सब में आहार नाल नहीं दिखता है। धीरे धीरे अब धीरे धीरे विकास हो रहा है सब में, ठीक ना। तो बताइए एस्केलमेंथिस में आहार नाल दिखाई देता दिखाई देता है। क्या हुआ, आपको कुछ हुआ क्या? बताइए इस संघ के जंतु को गोल कृमि कहा जाता है। किस संघ के जंतु को? आहार नाल दिखता है। ये पूछता है आहार नाल किस में दिखने लगता है? एस्केलमेंथिस में, एस्केलमेंथिस में, ठीक ना। किंतु तंत्रिका तंत्र पूरी तरह से विकसित नहीं होता, नहीं जी। मतलब कि श्वसन तंत्र और परिसंचरण तंत्र विकसित नहीं होता है, लेकिन तंत्रिका तंत्र विकसित हो जाता है। सॉरी, देखिए जैसे इसमें क्या होता है एस्केलमेंथिस में, इसमें श्वसन तंत्र तंत्र का विकास नहीं होता है, लेकिन तंत्रिका तंत्र का विकसित विकास हो जाता है। तंत्रिका तंत्र का पूरी तरह से विकास हो जाता है, लेकिन श्वसन तंत्र और परिसंचरण तंत्र का विकसित नहीं होता है, और आहार नाल का विकसित होने लगता है, मतलब दिखने लगता है। किसमें? एस्केलमेंथिस में। इस संघ का जंतु एक लिंगी होता है, ठीक है ना। इस संघ का जंतु कैसा होता है? और उभयलिंगी किसका होता है? हाँ, ये बताइए इसका कुछ उदाहरण बताइए। इस संघ का जंतु जो एक लिंगी होता है, कौन का? इसका याद रखिए, एस्केरिस और बुचेरिया। एस्केरिस और बुचेरिया किस संघ का है? एस्केलमेंथिस यानी कि गोल कृमि। एस्केरिस और बुचेरिया कैसा है? एस्केलमेंथिस से याद रखिएगा, एस्केरिस और बुचेरिया। एस्केरिस की गोल कृमि तथा एंटरोबियस सूत्र कृमि भी कहा जाता है, ठीक ना। बुचेरिया के कारण हम लोगों में क्या होता है? फाइलेरिया हो जाता है, ठीक ना। बुचेरिया अगर काट लेगा तो क्या हो जाएगा? ठीक है। अच्छा, एस्केलमेंथिस में हम सब लोग क्या क्या पढ़े बताइए? एस्केलमेंथिस में जो है ना, इसमें आहार नाल दिखने लगता है, इसका परिसंचरण तंत्र विकसित नहीं होता है, श्वसन तंत्र परिसंचरण तंत्र विकसित नहीं होता है, ठीक तो है। हाँ बताइए, तंत्रिका तंत्र बोलने विकसित दीजिए। नहीं होता। हाँ, तंत्रिका तंत्र विकसित होता है, तंत्रिका तंत्र विकसित हो जाता है, लेकिन श्वसन तंत्र और परिसंचरण तंत्र विकसित नहीं होता है, ठीक है। यह एक लिंगी होता है। इसका उदाहरण बताइए। एस्केरिस हो गया, एस्केरिस और बुचेरिया, ठीक ना। एस्केरिस और बुचेरिया हो गया। ये बताइए, अब चलते हैं एनेलिडा संघ के बारे में, ठीक ना। इस संघ के सभी जंतु कैसा होता है? एनेलिडा बहुकोशिकीय, लेकिन एस्केलमेंथिस एक कोशिकीय। एनेलिडा बहुकोशिकीय होता है। इनका शरीर पतला, लंबा एवं खंड युक्त होता है। किसका? इसी का एनेलिडा संघ का। आप एक बात बताइए, एस्केलमेंथिस बहुकोशिकीय होता है ना? हाँ, लेकिन एक लिंगी होता है। हाँ, इससे पहले बहुकोशिकीय बोल दिए, अति एक कोशिकीय बोल दिए। ऊपर वाला फैमिली उभयलिंगी है। हाँ, उभयलिंगी है, उसमें दोनों लिंग पाया जाता है। इधर एक मछली का बहुत कोशिकीय है। सिर्फ प्रोटोजोआ छोड़ा के सब बहुकोशिकीय है। ठीक है। एनेलिडा संघ के बारे में पढ़ते हैं। सुनिए, एनेलिडा के सभी जंतु कैसा होता है? कौन सा? एनेलिडा का जो होता है बहुकोशिकीय होता है। बहुकोशिकीय होता है, ठीक है। इनका शरीर पतला, लंबा एवं खंड युक्त होता है। किसका? एनेलिडा का कैसा होता है? खंड युक्त होता है। जैसे कि देखिए, इसका जैसे प्रचलन काइटिन के द्वारा बना हुआ सीटी के माध्यम से होता है, ठीक ना। मतलब कि काइटिन के द्वारा बना हुआ सीटी, मतलब ये जो चलता है ना, सीटी के माध्यम से चलता है। जैसे देखते हैं कछुआ जैसे ऐसे करके चलता है, ऐसे ऐसे करके, उसी को हम बोलते हैं सीटी, ठीक है। हाँ, सीटी उसका नाम ही है, सीटी के माध्यम। शरीर में वास्तविक देह गुहा पाया जाता है, ठीक ना। शरीर में बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ठीक। बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है किसमें? एनेलिडा में। और विकसित तंत्रिका तंत्र के साथ साथ रक्त का रंग हीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण लाल होता है।
किसमें? देखिए ये चैप्टर थोड़ा सा है मतलब बोलने में अटपटा ढंग से, लेकिन क्वेश्चन इसमें ज्यादा आता है, ठीक ना, इसलिए आप सब लोग थोड़ा सा ध्यान से बताइए। तो मतलब कि एनिलिडा संघ जो होता है इसमें परिसंचरण तंत्र कैसा होता है? बंद रक्त होता है, मतलब विकसित, हाँ विकसित तंत्रिका तंत्र के साथ साथ रक्त में हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है। रक्त में किसमें? रक्त में हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? एनिलिडा में, जिसके कारण खून का रंग लाल होता है। हाँ इसमें हीमोग्लोबिन रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है, रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। इस संघ के अंतर्गत इस संघ के जंतु उत्सर्जन की प्रक्रिया नेफ्रेडिया के द्वारा होता है, जैसे केचुआ, जोंक, नेरिस। केचुआ, जोंक, नेरिस इसमें किसमें आता है ये बताइए? एनिलिडा में। केचुआ, जोंक, नेरिस एनिलिडा में आता है, ठीक है। केचुआ का हृदय मतलब कि 8 चैम्बर का होता है, हाँ केचुआ का 8 चैम्बर का होता है। केचुआ किसान का मित्र भी कहा जाता है, ठीक ना। अब चलते हैं, ठीक है इसमें हो गया। अब चलते हैं आर्थ्रोपोडा के बारे में, ठीक ना। आर्थ्रोपोडा देखिए एनिलिडा हो गया। एनिलिडा मुख्य चीज याद रखने का क्या है बताइए? इसमें विकसित तंत्रिका तंत्र के साथ साथ हीमोग्लोबिन पाया जाता है रक्त में, और ये कैसा होता है? बहुकोषीय होता है। और इसमें उदाहरण याद रखिए, जैसे केचुआ हो गया, जोंक हो गया, इसका उदाहरण याद रखिए, बस इसका मेन चीज उदाहरण याद रखिए और इसमें क्या विकसित हुआ ये उदाहरण याद रखिए। अब आर्थ्रोपोडा संघ में चलते हैं, ठीक ना। ये जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम है, समझे क्या है? सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा है, ठीक है। इसमें उस अकशेरुकी जंतु को शामिल किया जाता है जिसका पैर ज्वाइंट होता है, जिसका पैर कैसा होता है? मतलब संधि युक्त होता है, उसको क्या बोलते हैं? आर्थ्रोपोडा में कैसा जंतु को रखा जाता है? ज्वाइंटेड होता है। इसमें देखिए क्या होता है, सभी जंतु का शरीर स्पष्ट रूप से 3 भाग में बटा हुआ रहता है, ठीक ना। हेड, बॉडी एंड टेल, जैसे कि हाँ हेड, बॉडी एंड टेल, इसमें किसमें? आर्थ्रोपोडा में 3 भागों में बटा होता है आर्थ्रोपोडा का। और बताइए इसमें जो बाहरी कंकाल होता है कैसा होता है? बाहरी कंकाल आर्थ्रोपोडा में क्या होता है? बाहरी कंकाल पाया जाता है, और हाँ क्यूटिकल का बना होता है जो कि बाहरी कंकाल होता है। मतलब शरीर में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, शरीर में क्या होता है? हाँ खुला रक्त पाया जाता है शरीर में। इस संघ के जंतु के खून का रंग हीमोसिल के कारण कैसा होता है? हाँ इसमें सफेद होता है हीमोसिल का, लेकिन एनिलिडा में हीमोग्लोबिन का कारण लाल होता है, और इसमें हीमोसिल के कारण सफेद होता है। हाँ में जो होता है बंद रक्त परिसंचरण, हाँ इस संघ पूरा में हो गया रक्त मतलब खुला परिसंचरण। बताइए तो जिस इसका शोषण कैसे होता है? किससे होता है? ट्रैंकियास होता है। किसमें? आर्थ्रोपोडा का शोषण ट्रैंकियास होता है। किसमें? ट्रैंकियास होता है। हाँ जीव एक लिंगी एवं निषेचन की प्रक्रिया शरीर के अंदर होता है। जीव कैसा होता है? और निषेचन की प्रक्रिया शरीर के अंदर होता है, निषेचन की प्रक्रिया। इसका उदाहरण बताइए। जितना भी कीट है ना, मच्छर, खटमल, मधुमक्खी सब। हाँ जैसे कि देखिए तिलचट्टा 3 भाग होता है, एक मुंह अलग होता है, पूंछ अलग होता है, बीच में शरीर होता है, और इसमें जब भी इसको मारिएगा ना इसमें व्हाइट ब्लड निकलता है। हाँ तिलचट्टा का हीमोसिल के कारण, हाँ हीमोसिल के कारण। इसका हीमोसिल का मुख्य घटक क्या होता है? कॉपर होता है। अच्छा तिलचट्टा का हृदय कितना कक्ष का बना होता है? 10। तिलचट्टा 13। ठीक है तिलचट्टा का 13 से बना होता है। कितना? 13 से बना होता है। दीमक और चींटी दोनों सामाजिक कीट है, चींटों में श्रम विभाजन का काम होता है। अच्छा बताइए मधुमक्खी छत्ता में एक रानी मधुमक्खी और उसके बाद 8 से 12 ड्रोन मधुमक्खी होता है, हजारों श्रमिक मधुमक्खी होता है, ठीक ना। अब बताइए सुनिए, अब मोलास्का के बारे में चलते हैं। मोलास्का के बारे में चलते हैं। मोलास्का के बारे में इस संघ के जंतु का शरीर मुलायम एवं अखंडित होता है। कैसा होता है? मुलायम और अखंडित। मोलास्का मतलब मुलायम है, मोलास्का मुलायम और अखंडित होता है। अखंडित मतलब खंडित नहीं होता, खंडित नहीं होता। जैसे कि इसका आर्थ्रोपोडा खंडित था 3 भागों में, इसका खंडित नहीं होता है। किसका? मोलास्का का। मोलास्का का खंडित नहीं होता है।
ये बताइए शरीर बाहर से CaCO3 का कवच का सुरक्षित रहता है, जैसे घोंघा सब होता है ना, CaCO3 का कवच से सुरक्षित है, उसको उस सब कौन में आता है? ये मोलस्का संका जंतु मोलास्का में ना, मोलस्का में आता है, इलिडा में आता हाँ? है। ठीक है, घोंघा मोलस्का में भी है। मोलास्का में इलिडा में जैसे कि जाति बनाता है ना। उत्सर्जन की प्रक्रिया किडनी के द्वारा, श्वसन की प्रक्रिया क्लोम के द्वारा, मतलब उत्सर्जन की प्रक्रिया किससे होता है? उत्सर्जन की प्रक्रिया किडनी के द्वारा, और श्वसन की प्रक्रिया किडनी के द्वारा, क्लोम के द्वारा। किसका? मोलास्का का। मोलस्का का। उत्सर्जन का प्रक्रिया कैसे होता है? उत्सर्जन की प्रक्रिया किडनी के द्वारा, हाँ, और श्वसन का प्रक्रिया श्वसन की प्रक्रिया कोलोम के द्वारा, क्लोम के द्वारा, यानी गिल्स। क्लोम के द्वारा, मतलब गिल्स के द्वारा। किसका? मोलास्का का। उत्सर्जन की प्रक्रिया मोलस्का किडनी के द्वारा, हाँ, श्वसन की प्रक्रिया क्लोम के गिल्स द्वारा। आहार नाल पूर्णतः विकसित, रंग रक्त का रंग कैसा होता है? उजला होता है। उजला होता है। देखिए ऑर्थोपेडा का भी उजला और मोलास्का का भी उजला। आहार नाल कैसा होता है? विकसित होता है ना। जैसे इसका मतलब मोलास्का का कुछ उदाहरण बताइए। जैसे घोंघा, सप्रिया, घोंघा हो गया, पटेला हो गया, ऑक्टोपस हो गया, ठीक ना। लेकिन घों- ऑक्टोपस का खून का रंग नीला या उजला होता है। ठीक है, बताइए। अब मतलब इसका उदाहरण बताइए, मोलास्का का उदाहरण बताइए। मोलस्का का घोंघा हो गया, ऑक्टोपस हो गया, सिपिया हो गया, घोंघा ऑक्टोपस, ठीक ना। ऑक्टोपस, घोंघा ऑक्टोपस पूरा इसको याद रखिए। पटेला हो गया एक, इसको भी याद रखिए। तो मोलास्का में क्या क्या पड़े बताइए। घोंघा मोलस्का में पड़े कि इसका शरीर जो होता मतलब इसका शरीर ऊपरी कवच से बना होता है, CaCO3 से, ठीक ना। है मुलायम और अखंडित होता है। मुलायम और अखंडित होता है। यह CaCO3 का ऊपरी कवच बना होता है। इसका उत्सर्जन की प्रक्रिया किडनी से, और शोषण की प्रक्रिया क्लोम से, जिसको गिल्स बोलते हैं, मोलास्का को, ठीक ना। अब पढ़ते हैं इकाइनोकार्डेटा, ठीक ना। अच्छा, इकाइनोडर्मेटा। इस संघ का जंतु कैसा कहाँ पाया जाता है? समुद्री होता है। इसमें जल संवहन तंत्र पाया जाता है। इसमें जल संवहन तंत्र इकाइनोडर्मेटा समुद्री जंतु होता है, ठीक ना। इकाइनोडर्मेटा कैसा जंतु होता है? इसमें जल परिसंचरण तंत्र, जल संवहन तंत्र पाया जाता है। अब प्रचलन का भोजन संग्रह के लिए नाल तंत्र पाया जाता है। इसमें भोजन संग्रह के लिए नाल तंत्र पाया जाता है। हाँ, कैनाल सिस्टम किसमें पाया जाता है? इकाइनोडर्मेटा में। इकाइनोडर्मेटा में कैनाल तंत्र पाया जाता है। कैनाल सिस्टम पाया जाता है। इस संघ के जंतु में तंत्रिका तंत्र तो विकसित होता है, किंतु मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाता। मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाता। किसमें? इकाइनोडर्मेटा में। इकाइनोडर्मेटा में माने तंत्रिका तंत्र का विकास होता है, तंत्रिका तंत्र का विकास हो जाता है, लेकिन मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाता है, ठीक ना। ये बताइए। और इसमें क्या है? इस संघ के जंतु में भी पूर्ण उत्पादन की शक्ति होती है। पूर्ण उत्पादन की शक्ति। हाँ, इसका मतलब कि उदाहरण बताइए इकाइनोडर्मेटा का। सितारा मछली, समुद्री आस्तीन, ब्रिटिल स्टार। इसका मुख्य रूप से उदाहरण याद रखिए। इसमें जो सच पड़े तो इसमें मतलब मस्तिष्क विशेष नहीं होता है, और इसका उदाहरण याद रखिए, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा का उदाहरण बताइए। सितारा मछली हो गया, समुद्री आस्तीन हो गया, स्टार फिश को एंटीरेसिस, ब्रिटिल स्टार को एंटीडॉन कहा जाता है, ठीक है। अब हेमिकार्डेटा के बारे में चलते हैं, ठीक है। हेमिकार्डेटा इस संघ के जंतु कृमि के समान एवं शरीर अखंडित होता है। इस जंतु कैसा होता है? कृमि के समान होता है। हेमिकार्डेटा का शरीर कैसा होता है? कृमि के समान होता है और अखंडित होता है। ये भी क्या होता है? अखंडित होता है। इसका उदाहरण बताइए तो। वेलोगोल्सस और सेफलेडोल्स। हाँ, हेमिकार्डेटा संघ के जंतु को बिना सिर वाला केसुरुक जंतु कहा जाता है। बिना सिर वाला केसुरुक जंतु कहा जाता है। किसको? हेमिकार्डेटा। अब कार्डेटा में चलते हैं। बताइए कार्डेटा संघ में, सुनिए ना, कार्डेटा संघ बताइए। इस संघ के जंतु में क्या क्या लक्षण पाया जाता है कार्डेटा में? जैसे कि देखिए, केसुरुक दंड पाया जाता है, शरीर छिद्र युक्त पाया जाता है, विकसित तंत्रिका तंत्र। किसमें? कार्डेटा में। कार्डेटा में केसुरुकी दंड पाया जाता है, मतलब वर्टिकल कॉलम जिसको बोलते हैं। कार्डेटा में केसुरुक दंड पाया जाता है, शरीर छिद्र युक्त होता है और विकसित तंत्रिका तंत्र होता है, ठीक ना, कार्डेटा में। और इस संघ के जंतु को कितने भागों में? किसको? कार्डेटा को। कार्डेटा में क्या क्या पाया जाता है? केसुरुक, छिद्रयुक्त और विकसित तंत्रिका तंत्र होता है। इसको याद रखिए।
अब देखिए जैसे कि इसमें मत्स्य वर्ग आता है, इस मत्स्य वर्ग जैसे कि इस संघ के सभी जंतुओं विषम तापी होता है, ठीक ना। हाँ, कोल्ड ब्लडेड होता है, विषम तापी होता है। इस संघ के जंतु में शोषण की प्रक्रिया कोलोन के द्वारा होता है, जो जल में जो जल में घुलनशील O2 की श्वसन गैस के रूप में होता है। इस वर्ग को 2 भागों में बांटा गया है। मतलब कि जैसे कि मत्स्य वर्ग हुआ ना, मत्स्य वर्ग को कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है उपास्थीय मीन, एक होता है अस्थीय मीन। उपास्थीय मछली में हड्डी नहीं हो पाया जाता है, समझे ना। मछली में हड्डी नहीं पाया जाता, इसमें हड्डी नहीं पाई जाती, इसमें केवल क्या पाता है? कार्टिलेज पाया जाता है। मतलब उपास्थीय मीन में क्या पाया जाता है? सिर्फ कार्टिलेज पाया जाता है, ठीक ना। और ये क्या हुआ? अस्थिमय मीन में इसमें हड्डी पाया जाता है, हड्डी पाया जाता है। मछली में जल में तैरने के लिए पतवार नुमा संरचना पाया जाए, किसमें? हाँ। अच्छा ये बताइए सबसे छोटी मछली कौन है? छोटी मछली कौन है? द्वार्फ गोभी, जो कि हिंद महासागर में पाया जाता है, ठीक है। हाँ, हिंद महासागर में पाया जाता है। मछली के तेल में विटामिन ए विटामिन डी दोनों पाया जाता है। मछली के तेल में और सबसे छोटी मछली द्वार्फ गोभी, जो कि हिंद महासागर में पाया जाता है। विटामिन ए पाया जाता है शार्क मछली में, काट मछली में डी पाया जाता है, काट मछली के तेल में कौन कौन पाया जाता है? विटामिन ए एवं विटामिन डी दोनों पाया जाता है। कुछ ऐसे मछली जो मछली के नाम से जाना था, लेकिन वह वास्तव में मछली नहीं होता है, जैसे कि सिलेंडेटा संघ का जो होता है, आर्थ्रोपोडा संघ का होता है, जेलीफिश कैसा होता है? सिलेंडेटा संघ का, सिल्वर फिश, आर्थ्रोपोडा संघ का, क्राई फिश हुआ, केटल फिश हुआ, डेविल फिश हुआ, स्टार फिश हुआ, ये सब फिश लगा हुआ लेकिन मछली नहीं है, ठीक ना। झुटका मछली है। हाँ, रोजर फिश किस संघ का है? मोलास्का संघ का। रोजर फिश मोलास्का संघ का। अब चलते हैं उभयचर के बारे में, ठीक है। जंतु जल एवं स्थल दोनों निवास के लिए अनुकूल होता है, जिसको उसको क्या बोलते हैं? उभयचर किसको बोलते हैं? उभयचर होता है, दोनों में रहता है, जल में और स्थल पर। जल और स्थल दोनों में रहता है, उसको उभयचर बोला जाता है, ठीक है। शोषण की प्रक्रिया इसमें कैसे होती है? कोलोम द्वारा, कोलोम, त्वचा, फेफड़ा, स्किन द्वारा भी होता है। और बताइए उभयचर में RBC केंद्र युक्त हृदय 3 चैम्बर में होता है, जैसे मेढक हो गया, टोड हो गया, हाइला हो गया, ठीक ना। सब में ढके हैं। मतलब आप सरीसृप रेप्टाइल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। रेप्टाइल के बारे में पढ़ते हैं। इस संघ के सभी जंतु रेंगने वाला होता है। इस संघ के जंतु का हृदय कैसा होता है? कितने कक्ष? 3 कक्ष का होता है। और उभयचर का हृदय 3 कक्ष का। उभयचर का 3, सरीसृप का 3। केचुआ में तो अपवाद 13 होता है, केचुआ में 8 होता है। अच्छा ये बताइए, इस तिलचट्टा में 13 होता है। इस संघ के जंतु के हृदय, मतलब सरीसृप के जंतु के हृदय कितने चैम्बर का? 3 कक्ष का। अधिकांश जंतु स्थलीय, किंतु कुछ जंतु जलीय भी होते हैं, जैसे क्रोकोडाइल सबसे विशाल मांसाहारी जंतु है। इसका हृदय 4 कक्ष का होता है। अपवाद में है, मतलब मगरमच्छ का हृदय 4 कक्ष, वो भी होता है रेप्टाइल में। हाँ, अपवाद में है। हाँ, हालांकि चौथा चैम्बर क्या होता है? वो विकसित होता है। चलिए, संसार का सबसे जहरीला सांप सी स्नेक होता है। एकमात्र सांप जो घोंसला में रहता है उसे नागराज कहते हैं। अजगर को पाइथन कहा जाता है। अजगर को जिसमें विष ग्रंथि नहीं पाया जाता है। अजगर में विष ग्रंथि नहीं पाया जाता है, वो निगल जाएगा लेकिन उसमें विष ग्रंथि नहीं होता है। सांप का विष लार ग्रंथि में पाया जाता है, जो कि रासायनिक तौर पर प्रोटीन होता है। लार ग्रंथि कैसा होता है? प्रोटीन होता है, हम लोग के लिए प्रोटीन नहीं, वो प्रोटीन ही होता है, वो विष हो गया उसमें। उनके लिए प्रोटीन नहीं, वो प्रोटीन है, लेकिन कुछ प्रोटीन विष नहीं होता है। क्या विष होता है? बताए। अब चलते हैं पक्षी वर्ग में, ठीक है। अब पक्षी वर्ग में चलते हैं। इस वर्ग के जंतु में वायु में उड़ने के लिए पंख लगा रहता है, साथ ही हड्डी स्पंजी होती है। हड्डी कैसा होता है? किसका? ये पूछ देगा कि पक्षी वर्ग में हड्डी कैसी होती है? स्पंजी होता है। इसे फेफड़ा में वायु कोष पाया था, जो वायु में उड़ने के लिए अनुकूल बनाती है। इसके फेफड़ा में क्या पाया था? वायु कोष, जो कि वायु में उड़ने के लिए अनुकूल होता है। सबसे छोटी पक्षी क्या?
और सबसे तेज उड़ने वाली पक्षी, हमिंग बर्ड, सबसे तेज उड़ने वाली पक्षी, हवाविल। सबसे तेज उड़ने वाली पक्षी, बोलते हैं हमिंग बर्ड। हवा। सबसे बड़ा पक्षी कौन है बताइए? सबसे छोटा पक्षी गुंजन पक्षी। सबसे बड़ा पक्षी, सबसे बड़ा जीवित पक्षी अबाबिल है। सबसे बड़ा पक्षी, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग है। शुतुरमुर्ग है। और सबसे बड़ा पक्षी डोडो, जो विलुप्त हो चुका है, जो विलुप्त हो चुका है। डोडो सबसे बड़ा पक्षी है, ठीक ना? डोडो। नहीं उड़ने वाला पक्षी कीवी या हेमू, एमू। अब चलते हैं स्तनधारी में, ठीक है? कीवी और एमू कहाँ पाए? सबसे तेज उड़ने वाले पक्षी वो न्यूजीलैंड में पाएगा। इंग्लैंड में। तब में कीवी टीम पाया जाता है। न्यूजीलैंड को कीवी न्यूजीलैंड में इंग्लैंड में पाएगा। बताइए, स्तनधारी वर्ग। इस वर्ग के जंतु में विभिन्न लक्षण पाए जाते हैं। इसकी त्वचा पर तेल ग्रंथि एवं श्वेत ग्रंथि होती है। किसमें? ये स्तनधारी वर्ग है, स्तनधारी में। जैसे हम लोग हुए। और हृदय इसका कैसा होता है? 4 कक्ष होता है। 4 कक्ष होता है। आरबीसी केंद्रक विहीन होता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। नहीं होता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। अरे आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। हाँ, बोल रहा है। आरबीसी केंद्रक विहीन होता है। और जैसे कि इसमें देखिए अपवाद में ऊंट, लेमा और अल्पैसिकस। ऊंट, लेमा और अल्पैसिकस में क्या होता है? इस समय केंद्रक होता है आरबीसी। माने ये हाँ। स्तनधारी होते हुए भी इसमें केंद्रक पाया जाता है। ब्लड में आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी में मतलब इसको नहीं अति में पाया जाता है। देखिए, इसके पूरे जीवन काल में दांत कितना बार होता है? दांत 2 बार। 2 बार होता है। हाँ, इसमें 3 वर्ग, इस मतलब कि स्तनधारी को 3 वर्ग में बांटा गया, समझे ना? 3 उपवर्ग में बांटा गया, जैसे कि प्रोटोरिया हो गया, मेटाथेरिया हो गया, यूथेरिया हो गया, ठीक ना? प्रोटोरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया। अंडा देने वाला स्तनधारी कैसा होता है? प्रोटोरिया, इसका उदाहरण बताइए। अंडा देने वाला मुर्गा, मुर्गी, मुर्गी हो गया। एकीडन और प्लेटिपस। एकीडन और प्लेटिपस कौन होता है? प्रोटोथेरिया। प्रोटोथेरिया अंडा देने वाला। प्रोटोथेरिया अंडा देने वाला। अच्छा, अंडा। एकीटन और प्लेटिपस। एकीटन और मेटाथेरिया में अपरिपक्व बच्चा देता है, जैसे कंगारू हो गया। और अपरिपक्व बच्चा देता है, उसको क्या बोलते हैं? इसको याद रखिए, अपरिपक्व बच्चा देने वाला मेटाथेरिया। और जैसे कि मतलब मनुष्य हो गया, चमगादड़ हो गया, छुछुन्नर हो गया, नीला व्हेल हो, ये क्या हुआ? यूथेरिया। यूथेरिया मनुष्य किस में आता है? और प्रोटोथेरिया में कौन आता है? मतलब अंडा देने वाला स्तनधारी। अंडा देने वाला स्तनधारी। हाँ, इसमें कुछ कोई ना कोई रहता है। तो इस तरह से देखिए हम सब लोग पूरा, हाँ? इसमें देखिए जैसे कि स्तनधारी वर्ग में, स्तनधारी वर्ग में आपका चैम्बर कितना होता है? आरबीसी कैसा होता है? केंद्रक विहीन होता है। और इसको कितने उपवर्ग में बांटा गया है? 3 उपवर्ग में। प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया और यूथेरिया। जैसे सबसे पहले प्रोटोथेरिया, अंडा देने वाला। इसका उदाहरण बताइए। एकीडन और प्लेटिपस, ये हो गया प्रोटोथेरिया। और हो जाएगा मेटाथेरिया। मेटाथेरिया ये अपरिपक्व बच्चा जन्म देता है, जैसे कि कंगारू हो गया। और यूथेरिया जो कि परिपक्व बच्चा को जन्म देता है। और जैसे कि मनुष्य हो गया, चमगादड़ हो गया, छुछुन्नर हो गया, नीला व्हेल हो गया। तो इस तरह से हम सब लोग लगभग बहुत अच्छा से पढ़ चुके हैं जंतु वर्ग का वर्गीकरण, जो कि काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। अब हम सब लोग मानव रोग के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि मानव रोग से भी 1 या 2 क्वेश्चन आ ही जाता है, ह्यूमन डिजीज से, ठीक है? तो ह्यूमन डिजीज के बारे में, मानव रोग मतलब कितना प्रकार का होता है बताइए? मतलब कि 2 प्रकार का, जन्मजात रोग और उपार्जित रोग। जन्मजात रोग जैसे कि हो गया हीमोफीलिया हो गया, वर्मधता हो गया, थैलीसीमिया हो गया, ये सब क्या है? जन्मजात रोग है। हीमोफीलिया, हाँ, वंशानुगत रोग है। मतलब कि इसको क्या बोलते हैं? जैसे कि हीमोफीलिया हो गया, वर्मधता हो गया और थैलीसीमिया हो गया, ये सब कैसा है? और उपार्जित रोग मतलब एक्वायर्ड रोग, जो कि मतलब दूसरे से आता है, मतलब दूसरे से जो आता है, मतलब किसी जगह से आ जाता है। जैसे कि जीवाणु हो जाता है, विषाणु होता है, कवक से, प्रोटोजोआ, कृत्रिमी से। एक असंक्रामक रोग भी होता है, जैसे कि मान लीजिए कि उपार्जित रोग में 2 होता है। एक संक्रामक रोग जो कि जीवाणु, विषाणु, कवक होता है। एक होता है असंक्रामक रोग, जैसे कि कैंसर हो गया, ये असंक्रामक रोग है। मतलब कैंसर अगर किसी को है तो वो दूसरे को नहीं हो पाए। जैसे डायबिटीज हो गया, एलर्जी हो गया, हार्ट अटैक हो गया, किडनी संबंधित रोग हो गया, तो ये सब क्या हुआ? ये असंक्रामक रोग है। ये कैसा असंक्रामक रोग है? एक आदमी दूसरे में नहीं जा सकता। एक आदमी दूसरे में नहीं जाता है। देखिए अब पढ़ते हैं जीवाणु से होने वाला रोग। इसका ट्रिक भी देख लीजिए क्या है।
इसका ट्रिक देख लिए, डीप सिटी का कुटनी है, मतलब डी से डिप्थीरिया, सी से सिफिलिस, क से काला खांसी, ट से टाइफाइड, ह से हैजा, प से प्लेग, टी से टिटनस, कु से कुष्ठ, नी से निमोनिया। यहाँ से हैजा। हाँ ठीक है ना। देखिए अब मतलब डिप्थीरिया, और डिप्थीरिया किससे होने वाला है? जीवाणु से। प्लेग जीवाणु से। और टेटनस टीबी जीवाणु से होता है। निमोनिया क्या होगा? दांत दो कवक से, फंगस से। अच्छा बताइए, टाइफाइड किससे होता है? जीवाणु से होता है। हैजा जीवाणु से होता है। तो डिप्थीरिया रोग से प्रभावित अंग क्या होता है बताइए? डिप्थीरिया रोग से प्रभावित अंग बताइए। श्वसन नली। श्वसन नली क्या होता है? इससे बचने के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है बचपन में। हाँ बताइए, टेटनस रोग से बचने के लिए बड़ों में डैश नामक टीका का या इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है? एंटी टेटविक सीरम, एटीएस। मतलब टेटनस रोग से बचने के लिए, मतलब टेटनस का सुई लिया था हम सब लोग जो लेते हैं, तो एटीएस उसको एंटी टेटविक सीरम। हाँ, टिटनस रोग को और किस नाम से जाना जाता है? धनुष टंकार। मतलब जब टिटनस, जैसे टिटनस रोग जिस किसी को हो जाता है ना, तो उसका शरीर बहुत दर्द गुद करने लगता है, बहुत ऐसे हो जाता है, पूरा मूड ऐसे हो जाता है। टिटनस अगर किसी को हो गया तो उसका मृत्यु तय है। नहीं, टिटनस जैसे कि कोई भी आपको कील उड़ गया, वो मतलब जंग लगा हुआ है, तो उसी से टिटनस होता है। गोबर इसलिए कहा जाता है कि जो भी गोबर एक से दूर रही, जीवाणु है, कटा उटा जाता है आदमी को। हाँ, काटने के बाद जो मान लीजिए उसमें टीबीएस, मतलब वो क्या है, एटीएस का सुई लेना जरूरी है। टेटनस का सुई लेना। हाँ वही टेटमेंट, गाँव सब में टेटमेंट सब बोलता है। ठीक है। तो बताइए, सर्वप्रथम टीके की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। इन्होंने चेचक के टीके की खोज किया था। किसका? सर्वप्रथम टीकाकरण के वैज्ञानिक आधार किसने दिया था? इन्होंने किस टीके की खोज किया था? रेबीज। टीकाकरण का जनक किसको बोला जाता है? लुई पास्चर को बोला जाता है। टीकाकरण का जनक लुई पास्चर को बोला जाता है। किण्वन और पाश्चुरीकरण भी दिए। बताइए तो। अच्छा बताइए, टीबी रोग को जीवाणु का खोज किसने किया था? टीबी रोग के जीवाणु का खोज रॉबर्ट खोज ने। टीबी रोग के जीवाणु का खोज किसने किया था? रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने किस चीज का खोज किया था? टीबी रोग को यक्ष्म या टेफेरिक रोग भी कहा जाता है। इसे बचने के लिए बच्चों में बीसीजी का टीका दिया जाता है। बच्चों में किस का जाता है? बीसीजी का। बीसीजी टीके का खोज बरौन से बचने के लिए इसमें किसका प्रयोग किया था? मतलब बीसीजी का डॉट्स। कुष्ठ रोग से बचने के लिए किसका प्रयोग किया था बताइए? कुष्ठ रोग से बचने के लिए एमडीटी का। हैजा रोग से बड़ी आंत प्रभावित होता है। हैजा रोग से कौन आंत? बड़ी आंत प्रभावित होता है। इस रोग से बचने के लिए किसका प्रयोग किया था? ओआरएस का घोल पड़े ना, ओआरएस का घोल जो पीते हैं। हाँ, उसमें सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड एवं ग्लूकोज मिला होता है। किसमें? ओआरएस में। अब चलते हैं हम लोग विषाणु से होने वाला रोग। टीबी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। टीबी रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। 24 मार्च को टीबी रोग दिवस बनता है। बताइए, विषाणु के द्वारा होने वाला रोग। देखिए, विषाणु से होने वाला रोग का जो एक ट्रिक है हम सब लोग देख लेते हैं। एडे पोचे छोग खटरा हिम हरे। एडे पोचे छोग खटरा हिम हरे। एस जैसे कि देखिए, इसका देख लीजिए। ए से हो गया एड्स, डे से डेंगू, पो से पोलियो, ई से इन्फ्लुएंजा, चेचक, छोटी माता, गलसुआ, खसरा, ट्रेकोमा, हिपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस, हर्पिस और रेबीज। ये सब क्या हुआ? ये तो विषाणु के द्वारा होने। बताइए, रेबीज किससे होता है? और हर्पिस
हार्पिस हार्पिस भी विषाणु से, डेंगू डेंगू भी विषाणु से होता है। विषाणु से होता है, छोटी माता छोटी माता विषाणु से ही होता है। खसरा खसरा भी इसी से। और टीबी टीबी तो आ गया ये पीछे जीवाणु से। टेटनस टिटनेस भी जीवाणु से। जीवाणु से, हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस भी जीवाणु से। विषाणु से, हेपेटाइटिस विषाणु से, खसरा खसरा भी विषाणु से। गलसुआ गलसुआ विषाणु से। पोलियो पोलियो भी विषाणु से। एड्स। एड्स भी विषाणु से। ठीक है, तो हम सब लोग देख लिए इसके एक बार और ट्रिक देख लें। एडे पोचे छोग खटरा हिम हरे। छगड़ा खटरा हिम हरे। अच्छा बताइए तो एड्स का फुल फॉर्म बताइए। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। एड्स रोग का विषाणु का क्या नाम है? अच्छा, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। यह विषाणु हमारे रक्त में पहुंचकर WBC को T सेल को क्षतिग्रस्त करता है। इसको याद रखिए, किस WBC के T सेल को क्षतिग्रस्त कौन करता है? आई आपको HIV करता है, ठीक ना। WBC को और क्या नाम से जाना जाता है? व्हाइट ब्लड कॉर्पोरेशन। नहीं और कुछ माने सैनिक के रूप में जाना जाता है। हाँ, WBC सैनिक के रूप में जाना ही जाएगा, क्योंकि वो रोग से लड़ने का उसमें प्रतिरक्षा करता है। सैनिक हाँ, उसको जाना ही जाएगा, ये कोई भारी बात नहीं। सर्वप्रथम इस रोग को किसने देखा था, मतलब एड्स को? कैलिफोर्निया में देखा गया था। कौन देखा गया था? 1981 में देखा गया था, और 1982 में इस रोग का नामकरण एड्स दिया गया। भारत में इस रोग का पहला मरीज कब देखा गया? गोवा में देखा गया, ठीक है। पहला देखा गया भारत में 1992 में, और पहला जब देखा गया कैलिफोर्निया में, भारत में 1992 में। हाँ, गोवा में देखा गया। हाँ, अच्छा, पोलियो रोग के टीका का खोज किसने किया था? पोलियो रोग के टीका की खोज जोनास सॉक ने किया था। किसने किया था? पोलियो रोग के टीका का खोज जोनास सॉक के विद्वान के द्वारा किया गया था, जबकि पोलियो ड्रॉप की खोज एल्बर्ट सेविन के द्वारा। जोनास सॉल्क के द्वारा पोलियो रोग के टीका का खोज, पोलियो रोग टीका का खोज जोनास सॉक के द्वारा, जोनाल सॉक, समझे? जोनाल सॉक के द्वारा पोलियो रोग के टीका का खोज, और हाँ, पोलियो रोग के ड्रॉप का खोज किया था एल्बर्ट सेविन, ठीक ना। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा भारत को चेचक मुक्त राष्ट्र कब घोषित कर दिया गया? 1900। अच्छा बताइए, गलसुआ रोग से प्रभावित अंग? लाल ग्रंथि होता है। लाल ग्रंथि। गलसुआ रोग से प्रभावित अंग कौन होता है? लाल ग्रंथि होता है, ठीक ना। सबसे बड़ी लाल ग्रंथि? सबसे बड़ी लाल ग्रंथि पेट्रियोड लाल ग्रंथि। पेरिटॉइड। सबसे बड़ी लाल ग्रंथि? सबसे बड़ी लाल ग्रंथि कौन है? प्रभावित मतलब कि गलसुआ रोग से प्रभावित अंग? लाल नहीं, लाल ग्रंथि। लाल ग्रंथि। इस ग्रंथ बताइए तो हिपेटाइटिस रोग को पीलिया या जॉन्डिस के रोग से भी जाना जाता है, ठीक है। इस रोग से प्रभावित अंग बताइए। लीवर। हेपेटाइटिस को और किस नाम से जाता है? जॉन्डिस। जॉन्डिस में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? बिलरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। बिलरुबिन की मात्रा बढ़ने के कारण हमारा शरीर पीला हो जाता है, आँख सब पेशाब भी पीला हो जाता है। हाँ, बिलरुबिन के कारण पूरा शरीर पीला हो जाता है। अब बताइए, रेबीज रोग को हाइड्रोफोबिया रोग भी कहा जाता है, अर्थात इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को पानी से डर लगता है। रेबीज रोग कैसे होता है? हाँ, ये कुत्ता से काटने से होता है। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? रेबीज का 2 नया टीका रेबीफूर एवं HDCV टीके की खोज भारतीय विद्वान के द्वारा किया गया, ठीक है। अच्छा, स्वाइन फ्लू का वायरस बताइए। जापानी इन्फ्लुएंटिस। हाँ, बताइए, प्रोटोजोआ होने वाला रोग। पे कम सोप, इसका ट्रिक है पे कम सोप, ठीक है। पे कम सोप, जैसे कि प्रोटोजोआ होने वाला पेचिस,
पेचिस हो गया आपको, मलेरिया हो गया, कालाजार सोने की बीमारी, मलेरिया, पेचिस, कालाजार सोने की बीमारी, इसका क्या होगा? प्रोटोजोआ, पे के काम सोप। पेचिस यह रोग एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक परजीवी के कारण होता है। प्रभावित अंग बड़ी आंत की होती है, समझे? एंट अमीबा हिस्टोलिका कैसा है बताइए? एक कोष की है कि 2 कोष की है? ये यूनिसेलुलर है। हाँ यूनिसेलुलर, 1 कोष की है। बताइए प्रभावित अंग कैसा होता है? मतलब प्रभावित अंग बड़ी होता है। किससे? पेचिस जो प्रभावित जो अंग होता है बड़ी आंत होता है, पेचिस से प्रभावित अंग। बड़ी होता है। कालाजार, ये रोगों की सिकती मक्खी मलेरिया, प्लाज्मोडियम परजीवी, परजीवी होता है। मलेरिया, मुंह में रहता है मच्छर के मुंह। प्लाज्मोडियम परजीवी मलेरिया रोग का 4 प्रकार को हो गया, ठीक ना? प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम परजीवी का खोज किया था सर रोनाल्ड रॉस। हाँ सर रोनाल्ड रोस, सर रोनाल्ड। हाँ सर रोनाल्ड। अच्छा बताइए पायरिया जो होता है, पायरिया यह रोग किस प्रोटोजोआ का कारण होता है? पायरिया होता है एंट अमीबा जिंजीबेली। एंट अमीबा जिंजीबेली, एंट अमीबा जिंजीबेली किससे? पायरिया रोग, ठीक ना? और ये प्रभावित अंग मसूरा की भी प्रभावित। अच्छा डायरिया रोग जो होता है, डायरिया रोग, डायरिया रोग मतलब कि क्यों कौन प्रोटोजोआ का होता है? दिल्ली बॉयल के कारण डायरिया रोग होता है। दिल्ली बॉयल के कारण, हाँ दिल्ली बॉयल के कारण डायरिया रोग होता है। अब बताइए कबक से होने वाला रोग, समझे? कबक से होने वाला रोग का तरीका है ए दाद खाज, मतलब ए एथलीट दाद दम्मा खुजली गंजापन, ठीक ना? तो ये क्या हो गया? ए दाद खाज। तो कबक से होने वाला रोग बताइए, कबक से होने वाला रोग बताइए। ठीक से बैठिए, बताइए ए दाद खान, एथलीट हो गया, दाद हो गया, दम्मा हो गया, खुजली हो गया, गंजापन हो गया। बताइए तो मतलब कि कबक से होने वाला रोग, कबक से होने वाला रोग दम्मा हो गया, खुजली हो गया, गंजापन हो गया, खुजली हो गया, आपको बाल उड़ गया, गंजापन। बताइए एथलीट फूड यह ट्राइकोफाइटम नामक कवक के द्वारा होता है। ट्राइकोफाइटम नामक, हाँ एथलीट फूड कौन कवक से होता है? कवक के द्वारा होता है। ट्राइकोफाइटम नामक कवक से होता है। एथलीट फूड। प्रभावित अंग, प्रभावित अंग त्वचा, मैंने चमड़ा फट जाता है। विटामिन का क्या होता है? दाद, एक्जिमा बताइए तो? एक्जिमा का जो होता है ट्राइकोफाइटम प्रभावित अंग त्वचा, और दाद का कवक का नाम बताइए तो? ट्राइकोफाइटम। प्रभावित अंग त्वचा। दम्मा का बताइए? दम्मा का हो गया एस्पिक परजिलिस। दम्मा का कवक का नाम बताइए? एग्जिस। प्रभावित अंग सेप्रा। और खुजली कवक का नाम? कवक का नाम एस्केरिस एस्केबीज। खुजली कवक, अगर खुजली किस कवक से होता है तो पूछेगा एस्केरिस एस्केबीज। प्रभावित अंग त्वचा ही होता है। बताइए गंजापन कवक का नाम बताइए? टीनिया कैपेटिस। अगर किसी को गंजा होगा तो कैसा है? टीनिया कैपेटिस नामक कवक उसको प्रभावित है। इस रोग में हेयर ग्लैंड कमजोर हो जाता है और यह टूटने लगता है, ठीक ना? हेयर ग्लैंड कमजोर हो जाता है और यह टूटने लगता है। अब बताइए कृमि रोग से होने वाला रोग, ठीक ना? कृमि से होने वाला रोग मतलब फाइलेरिया। इस रोग को फील पाँव या हाथी पाँव का होता है। यह रोग ब्यूचेरिया वैक्रोपटी नामक कृमि के कारण होता है। ब्यूचेरिया वैक्रोपटी नामक इस रोग का संक्रमण क्यूलेक्स मच्छर काटने से होता है। कौन मच्छर से? क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। मादा एनोफ्लिस। बताइए मलेरिया मादा एनोफ्लिस नामक मतलब होता है। बताइए टीनिएसिस मतलब कि कृमि से होने वाला रोग, जैसे कि फलेरिया हो गया, ये टीनिएसिस हो गया, ठीक ना? एस्केरिस हो गया, यकृत विलगन हो गया। टीनिएसिस जो होता है इस रोग का संक्रमण अधपका सुअर के मांस खाने से होता है। अधपका सुअर का मांस अगर खा लीजिएगा तो क्या होगा? टीनिएसिस रोग हो जाएगा। अब बताइए एस्केरिस, यह रोग गोल कृमि के कारण होता है। एस्केरिस होता है गोल कृमि के इसमें भी आंत प्रभावित होता है। हाँ। यकृत विलगन, यह रोग फेसियोला नामक कृमि का कारण होता है। यकृत विलगन
ये वाला नाम है वाला नामक कृमि कारण होता है, इसमें लीवर इंग्लिश में बोलते हैं लीवर। हाँ, अब देखिए हम सब लोग आनुवांशिक रोग के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। हेरिडिटी डिजीज। हाँ, हेरिडिटी डिजीज, ये जैसे आनुवांशिक रोग में जैसे कि वर्म धता हो गया, ठीक ना, कलर ब्लाइंडनेस, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता समाप्त हो जाती है। कौन कह रहा? वर्धनता में लाल और हरा रंग पहचाने की क्षमता खत्म हो जाती है। इस रोग को लाल हरा अंधापन रोग भी कहा जाता है। इस रोग के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया था? वार्नर। किसने दिया था? वार्नर ने वर्म धता रोग को पहचाना था। इसमें क्या होता है, लाल और हरा रंग की पहचानने में लोग क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, पहचान ही नहीं पाता। इस रोग को प्रोटीन डिफेक्ट रोग भी कहा जाता है। प्रोटीन डिफेक्ट रोग मतलब ये प्रोटीन को डिफेक्ट करता है ये रोग। अब देखते हैं हीमोफीलिया, ठीक ना, हीमोफीलिया, इस रोग में रोगी व्यक्ति के शरीर में फट जाने पर निकलने वाला खून रुक नहीं पाता है, रक्त जमने की क्षमता समाप्त हो जाती है। किसमें? हीमोफीलिया रोग अगर ऐसा हो जाता है, ये कैसा है? हीमोफीलिया में एक आनुवांशिक रोग है, जिसको अगर कट फट जाएगा, सुनिए इधर, हीमोफीलिया में अगर जिसको कट फट जाएगा तो क्या होगा? ये जो है इसका ब्लड का बहना बंद नहीं होगा। हाँ, तो हीमोफीलिया कैसा रोग है? ये जो है हीमोफीलिया एक कैसा रोग है? ये रोग मतलब हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया आनुवांशिक रोग है। आनुवांशिक रोग है। कैसे? कौन? हीमोफीलिया आनुवांशिक रोग मतलब एक दूसरे दर पीढ़ी बाई दर पीढ़ी आते रहते हैं। मतलब आपके पिताजी को तो आपको भी है, फिर आपके बेटा को भी होगा। हाँ, इसका वाहक जो रहता है ना, जन से रहता है। देखिए थैलीसीमिया, इस रोग को ब्लड कैंसर के रोग से भी जाता है। थैलीसीमिया को ब्लड कैंसर के रोग से नाम दे जानते हैं। सभी आनुवांशिक रोग को अप्रभाविक जीन आर गुणसूत्र पर सजा रहता है। सभी आनुवांशिक रोग का अप्रभावी जीन कहाँ रहता है? अप्रभाविक जीन का आर गुणसूत्र पर सजा होता है। आर गुणसूत्र पर रहता है, मतलब कि सभी आनुवांशिक रोग का अप्रभावी जीन कहाँ रहता है? आर गुणसूत्र पर सजा रहता है। यह रोग सामान्य पुरुष में होता है। मतलब कि थैलीसीमिया जो होता है, यह रोग सामान्यतः पुरुषों में होता है, किंतु इस रोग का वाहक कौन होती है? महिलाओं के द्वारा होती है। इस रोग का वाहक महिला करता है। करियर का काम महिला करती है। और थैलीसीमिया जो होता है, यह कहाँ पाया जाता है? किस गुणसूत्र पर? ये आर गुणसूत्र पर हाँ, सजा होता है। और यह रोग सामान्यतः किसमें होता है? थैलीसीमिया थैलेसीमिया जो होता है किसमें होता है? होता है जेंट्स में, लेकिन महिला इसका वाहक रहता है। वाहक महिला होती है, लेकिन होता है पुरुष में। यदि माता एवं पिता दोनों ही आनुवांशिक रोग से ग्रसित हो तो इन दोनों से उत्पन्न सभी बच्चे आनुवांशिक रोग से ग्रसित होते हैं। अगर माता और पिता दोनों इस रोग से ग्रसित होगा तो इससे होने वाला बच्चा भी सभी मानसिक रोग से ग्रसित हो सकता है। यदि रोग ग्रसित पिता एवं सामान्य माता हो तो इसमें उत्पन्न सभी पुत्र सामान्य एवं सभी पुत्रियों जीन वाहक होगी। मतलब समझे? हाँ, पुत्र समान होगा, लेकिन पुत्रियां जीन वाहक हो जाएगी। हो सकता है, पुत्री को हो सकता है। हाँ, बताइए, रोग ग्रसित पिता एवं जीन वाहक माता से उत्पन्न संतान में पुत्रों में 50% रोग होने की संभावना, या 50 सामान्य पुत्रियों में 50% रोगी होने की संभावना, और 50 जीन वाहक होगी। मतलब 50% रोगी होगा, 50% जीन वाहक भी होगा। मतलब है अगर पिता जो है अति है, रोग ग्रसित है, अब माता से मतलब क्या है? कैरी कर रहा है। माता जो समान है, उसका पुत्र पर असर पड़ेगा, पुत्री भले पुत्र पर कम असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, हाँ, पुत्री पर असर पुत्री पड़ेगा। सामान्य पिता एवं रोगी माता से उत्पन्न संतान में सभी पुत्र रोगग्रस्त होते हैं, जबकि सभी पुत्रियां रोग वाहक होती है। मतलब अगर सामान्य पिता है एवं रोगी माता अगर रोगी है तो संतान में सभी पुत्र रोगग्रसित होते हैं और पुत्री रोग वाहक होती है। लेके धोती है। हाँ, लेके धोती है वो। कम रहता है, पुत्र को बेसी हो जाएगा। हमारे शरीर में गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन होने से विभिन्न प्रकार का विलक्षण पाया जाता है, जैसे सामूहिक रूप से सिंड्रोम कहा जाता है। मान लीजिए अगर हमारे शरीर में गुणसूत्र का इधर उधर हुआ तो उसको क्या बोलेंगे? सिंड्रोम बोलेंगे, ठीक ना। सबसे पहले देखिए क्लिफिंटर सिंड्रोम, इसमें क्या होता है? इसमें गुणसूत्र कितना पूछता है? ये क्लिफिंटर सिंड्रोम में कितना गुणसूत्र होता है? 47 होता है। 46 या 23 जो है। ऐसा बच्चा बाहरी तौर पर पुरुष होता है, लेकिन जैसे जैसे शरीर का विकास होता है तो पुरुष का द्वितीयक लैंगिक जनन नहीं आ पाता है। द्वितीयक लैंगिक जनन नहीं आ पाता है। मतलब क्या होगा इसका? जैसे छोंगरिया हो गया, नहीं होगा। हो जाएगा। द्वितीय लैंगिक लक्षण मतलब दाढ़ी मोच यही होगा। हाँ, ये से नहीं आ पाता है। सही है। मतलब कि देखिए, जिसका मतलब कि गुणसूत्र 47 हो जाएगा, उसमें क्या होगा? बाहरी तौर पर पुरुष होता है, लेकिन जैसे जैसे शरीर का विकसित होता है तो पुरुष का द्वितीयक लक्षण नहीं आ पाता है, ठीक है। मतलब महिला का लक्षण
देखिए क्रिमिनल सिंड्रोम, इसमें गुणसूत्र की संख्या 47। ऐसा बच्चा बाहरी तौर पर महिला होती है, किंतु जैसे जैसे उम्र बढ़ता है तो महिला का लक्षण नहीं आ पाता। मतलब एक में पुरुष भी होता है, एक में महिला भी होता है। मतलब बाहरी तौर पर महिला होता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है उसमें महिला का लक्षण खत्म होने लगता है, ठीक ना। एक होता है टर्नर सिंड्रोम, ये बहुत पूछता है, टर्नर सिंड्रोम। इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 45 होती है। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र संख्या 45 होता है। और डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या 47। इसमें 21 जोड़ा अलैंगिक गुणसूत्र में एक अधिकता के कारण होता है। मतलब 21 जोड़ा जो होता है ऑटोसोम होता है, इसमें एक अधिक हो जाता है इसको, मतलब कि डाउन सिंड्रोम में। इस रोग को मंगोलॉइड आयोलाइड रोग भी कहता है। मंगोलॉइड, हाँ, कौन रोग को? ये आपको डाउन सिंड्रोम। हाँ, ऐसा बच्चा मानसिक एवं शारीरिक दोनों रूप से कमजोर होता है। एक होता है पटाउ सिंड्रोम, टर्नर डाउन्स और पटाउ सिंड्रोम सब पूछता है। टर्नर में कितना होता है गुणसूत्र बताइए? टर्नर में 45 हो गया, और डाउन्स में 47 हो गया, और पटाऊ में 47 हो गया। बताइए, पटाऊ गुणसूत्र में 47 होता है। इस रोग से ग्रसित बच्चा का होंठ जन्म के समय कटा हुआ रहता है। जैसे देखते हैं किसी किसी का कैसे कटा होता है, वो पटाऊ सिंड्रोम होता है। तो इस तरह से हम अपना मतलब कि रोग भी पूरा देख लिए। तो आगे का चैप्टर कौन हम सब लोग खत्म करते हैं? जी वही चालू कर दीजिए दवा। देखिए हम सब लोग अब जो है ना प्लांट एटॉमी करते हैं, पादप सारकी। इसमें जो है पादप हार्मोन भी है, ठीक ना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पादप हार्मोन, पादप हार्मोन चालू करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा खत्म कर लेते हैं बस। हाँ, प्लांट एनाटॉमी करते हैं, ठीक है। बताइए तो, पेड़ पौधे में होने वाली वैसी जैविक प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपने शरीर के अतिरिक्त जल को जलवाष्प के रूप में स्टोमेटा के द्वारा बाहर निकाल देता है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? मतलब कि पेड़ पौधे से होने वाले जैविक प्रक्रिया जिससे के द्वारा पेड़ पौधे अपने शरीर को अतिरिक्त जल को जलवाष्प के रूप में बाहर कर देता है, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। एस्टोमेटा में यह प्रक्रिया विसरण के द्वारा संपन्न होता है, समझे ना। एस्टोमेटा में यह प्रक्रिया किसके द्वारा होता है? पूछेगा कैसे संपन्न होता है? इस प्रक्रिया में जड़, तना, पत्ती एवं फूल सभी द्वारा संपन्न होता है, ठीक ना। इस प्रक्रिया यह प्रक्रिया कैसे जड़, तना, पत्ती, फूल सभी के द्वारा संपन्न होता है? कौन? मतलब कि ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया जड़ से भी होता है, तना से भी होता है, पत्ती से भी होता है, फूल से भी होता है। इस प्रक्रिया को पौधे को आवश्यक अभिशाप के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्र में यह प्रक्रिया कम हो जाता है तो पेड़ पौधा सूख जाता है। ठीक उसी तरह मरुस्थलीय क्षेत्र में यदि यह प्रक्रिया अधिक होने लगता है तो पौधा सूख जाता है। मान लीजिए कि मरुस्थलीय क्षेत्र में यह प्रक्रिया ज्यादा हो गया तो सब पत्ता गिर जाएगा, तो इसमें वाष्पन क्रिया होगी नहीं तो पत्ता सूख जाएगा, मतलब पौधा ही सूख जाएगा। इसीलिए इसको अभिशाप बोला गया है। किसको? ट्रांसपायरेशन। बताइए तो, इस प्रक्रिया विभिन्न जलवायु का कारण प्रभाव होता है। कौन कौन? जैसे तापमान, वायु की गति, सूर्य की प्रकाश तीव्रता, सूर्य की प्रकाश की अवधि, वायु में उपस्थित आर्द्रता और वायु। तापमान में वृद्धि होने से उस वेदन की प्रक्रिया में वृद्धि होती है, वही ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया में वृद्धि हो जाएगी। ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया में तापमान बढ़ने से क्या होता है? बढ़ेगा। वायु की गति अधिक होने से ट्रांसपिरेशन में वृद्धि होती है। और सूर्य की प्रकाश तीव्रता अधिक होने से वृद्धि होता है। हाँ, अच्छा ये बताइए तो, वायु में उपस्थित आर्द्रता की तत्कालीन जानकारी प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ट्रांसपिरेशन प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। वायु में उपस्थित आर्द्रता को तत्कालीन जानकारी प्राप्त करने के लिए साइक्रोमीटर का प्रयोग होता है। साइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? साइक्रोमीटर का और प्रयोग। वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर। उल्टा नहीं है ना? नहीं ठीक है, सही है। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर होता है। हाँ, आर्द्रता मापने के लिए। और जल का सापेक्षिक घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर होगा। जल की सापेक्षिक घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का प्रयोग। पोटोमीटर के द्वारा वायु में उत्सर्जन की दर को मापा जाता है। पोटोमीटर के द्वारा मतलब पोटोमीटर के द्वारा वाष्प उत्सर्जन की दर को मापा जाता है। हाँ। अब देखिए रेस्पिरेशन,
ठीक ना। रेस्पिरेशन, शोषण एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज अणु का विघटन होता है। मतलब शोषण में किस अणु का विघटन होता है? ग्लूकोज अणु का विघटन होता है किसमें? श्वसन अभिक्रिया में। श्वसन में। इस अभिक्रिया का विघटनात्मक प्रक्रिया कहा जाता है, केटाबोलिक अभिक्रिया कहा जाता है। श्वसन एक केटाबोलिक प्रक्रिया है। हाँ, पेड़ पौधे और जीव जंतु में शोषण की प्रक्रिया कैसा होता है? समान होती है। शोषण की प्रक्रिया कोशिका में 2 चरणों में संपन्न होता है, समझे? एक ग्लाइकोलाइसिस के एवं क्रेब्स चक्र के द्वारा। शोषण के द्वारा मतलब कि शोषण प्रक्रिया कितने प्रक्रिया? 2 में, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र। मतलब ग्लाइकोलाइसिस में होता है, इसमें ग्लूकोज अणु का पूर्णतः विखंडन नहीं होता है, ठीक ना। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह प्रक्रिया कोशिका के जीव द्रव में संपन्न होता है। यह जो है ना बहुत समझने वाली बात है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है बताइए? ग्लूकोज अणु का पूर्णतः विखंडन नहीं हो पाता है और इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। यह प्रक्रिया कहाँ होती है? जीव द्रव में, कोशिका के जीव द्रव में संपन्न होती है। प्रक्रिया संपन्न जीव द्रव। हाँ, अब बताइए क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र होता है, यह प्रक्रिया कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। इसमें ग्लूकोज अणु का पूर्णतः विखंडन हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज अणु का और ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज अणु का विखंडन नहीं होता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस प्रक्रिया में 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है क्रेब्स चक्र में। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा गया। क्या कहा गया? बताइए तो। मतलब कि यह प्रक्रिया पत्ती में स्थित स्टोमेटा, तना में स्थित लैंटिसिन तथा जड़ में मूल रोम के द्वारा संपन्न होता है, समझे ना। मतलब कि कौन सा शोषण की प्रक्रिया? श्वसन की प्रक्रिया तो विसरण विधि द्वारा के संपन्न होता है ना। हाँ, विसरण विधि द्वारा। पेड़ पौधे में शोषण की प्रक्रिया विसरण विधि के द्वारा संपन्न होता है, समझे? जिसमें 40 एटीपी का निर्माण करता है। विकिरण विधि से होता है। ये बताइए इस प्रक्रिया के दौरान, मतलब कि क्रेब्स चक्र के दौरान पेड़ पौधे हमेशा ऑक्सीजन गैस लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है, ठीक ना। मतलब शोषण के दौरान क्या करता है? पेड़ पौधे ऑक्सीजन गैस लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। किंतु दिन के समय पेड़ पौधे में शोषण के साथ साथ प्रकाश संश्लेषण की भी प्रक्रिया चलती रहती है और शोषण के दौरान छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड का पुनः उपयोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कर लेता है। ये कैसे होता है? ऑक्सीजन लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। हाँ, अरे जब प्रक्रिया ऑक्सीजन लेगा ना, हाँ, तो शोषण की क्रिया में तो वही होता है। लेता है ना, तो सूर्य का प्रकाश लेता है, जब आप शोषण क्रिया कर रहे हैं उस समय ऑक्सीजन वो छोड़ता है। हाँ, ये बताइए प्रकाश संश्लेषण। यह प्रक्रिया केवल क्लोरोफिल कोशिका में सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होता है। प्रकाश संश्लेषण कोशिका में सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होता है। मतलब कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में चर्चा करते हैं। यह प्रक्रिया केवल क्लोरोफिल कोशिका में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, इस प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल मिलकर ग्लूकोज अणु का निर्माण करते हैं। अतः इस प्रक्रिया को कैसा बोलते हैं? एनाबॉलिक प्रक्रिया। एनाबॉलिक होता है। शोषण की प्रक्रिया कैटाबॉलिक और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया एनाबॉलिक। इस प्रक्रिया में ऑक्सीडेशन एवं अवकरण दोनों प्रक्रिया होता है, जिसमें जल का ऑक्सीकरण एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अपकरण होता है। इसमें पूछता है, मतलब जल का क्या होता है? ऑक्सीकरण और कार्बन डाइऑक्साइड का अवकरण होता है। और मतलब कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जल का क्या होता है? ऑक्सीकरण और कार्बन डाइऑक्साइड का अवकरण होता है। कहने का मतलब है कि प्रकाश संश्लेषण में दोनों प्रकार की प्रक्रिया, हाँ, एक ऑक्सीडेशन और एक अपकरण दोनों होता है। अच्छा, इस प्रक्रिया में ऑक्सीकरण, जल का ऑक्सीकरण होता है जल का ऑक्सीकरण, और कार्बन डाइऑक्साइड का अवकरण होता है, ठीक ना। इस प्रक्रिया में कच्चे माल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का उपयोग किया जाता है, जबकि अंतिम उत्पाद के रूप में ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। अंतिम उत्पाद में क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन अंतिम रूप से अंतिम रूप से ग्लूकोज और ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। यह प्रक्रिया, ये देखिए, यह प्रक्रिया लाल रंग के प्रकाश में सर्वाधिक, जबकि बैगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम। मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस रंग में ज्यादा, किस रंग में? लाल रंग सबसे कम होता है।
बैगनी में सबसे कम, लाल में सबसे ज्यादा, ठीक ना। यह प्रक्रिया पीला रंग, हरा रंग, परा बैगनी एवं अवरक्त प्रकाश के बिल्कुल नहीं होता है। मतलब पीला में नहीं होता है, हरा में नहीं होता है, और परा बैगनी में नहीं होता है, अवरक्त में भी नहीं होता है। यह मतलब प्रकाश संश्लेषण क्रिया पीला, हरा, बैगनी सब में नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया 2 चरणों में होता है, एक प्रकाशित अभिक्रिया, एक अप्रकाशित अभिक्रिया, ठीक ना। प्रकाशित अभिक्रिया में ग्रेना में संपन्न होता है, और प्रकाशित में स्ट्रोमा संपन्न, ये याद रखे। और प्रकाशित अभिक्रिया में कहाँ संपन्न होता है? ग्रेना में। और अप्रकाशित अभिक्रिया में स्ट्रोमा में संपन्न होता है। अब आप चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पादप हार्मोन के बारे में, ठीक ना। प्लांट हार्मोन के बारे में चलते हैं। ये प्लांट हार्मोन देखिए, यह ग्रीक भाषा का शब्द हार्मेनियस उत्पन्न, जिसका अर्थ क्या होता है? रासायनिक प्रक्रिया में उत्तेजित करना। पेड़ पौधे में मुख्य रूप से 5 प्रकार का हार्मोन पाया जाता है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। पादप हार्मोन पढ़ रहे हैं, इसमें कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का पाया जाता है। जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, पहले हार्मोन का नाम बोले। ऑक्सीजन हो गया, जिबरेलिन हो गया, एसिड हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, इथिलीन हो गया। हाँ ठीक है। जिबरेलिन, एब्सिसिक, साइटोकाइनिन और इथिलीन। ऑक्सीजन, जिबरेलिन, एब्सिसिक, साइटोकाइनिन, इथिलीन। देखिए ऑक्सीजन के बारे में पढ़ते हैं। ऑक्सीजन को हम कौन हार्मोन बोलते हैं? ये ऑक्सीजन एक वृद्धि हार्मोन है। इस हार्मोन को आयोडीन एसिटिक एसिड कहा जाता है। आयोडोल एसिड, मतलब इंडोल एसिटिक एसिड किसको कहा जाता है? ऑक्सीजन हार्मोन को इंडोल एसिटिक एसिड। यह हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, साथ ही कच्चे फल एवं सब्जी को पौधे से गिरने नहीं देता है। ऑक्सीजन के कारण ऑक्सीजन का काम क्या है? ऑक्सीजन का काम है कि ये कोशिका विभाजन को मतलब कोशिका विभाजन में प्रेरित होता है। मान लीजिए कहीं कट गया तो कैसे उस जगह फिर जो पत्ता निकल जाता है, उसका काम कौन करता है? ऑक्सीजन। कोशिका विभाजन से नहीं फिर वो होता है, तो उसका काम ऑक्सीजन का होता है। और कच्चे फल एवं सब्जी को पौधा से गिरने नहीं देता है। मतलब कच्चा फल होता है नहीं गिरता है, पका होता है गिर जाता है। तो कच्चा फल नहीं गिरने का कारण क्या है? उसमें ऑक्सीजन हार्मोन है। गेहूं और मक्का के खेत में यह हार्मोन खरपतवार नौसी के रूप में भी कार्य करता है। खरपतवार नौसी में कौन काम करता है? ऑक्सीजन हार्मोन। बताइए, संश्लेषित ऑक्सीजन का उपयोग 2,4-D मतलब कि खरपतवार नौसी में जो होता है 2,4-D रसायन है सर, ये सब रसायन है। 2,5-5-D नामक खरपतवार नामी रसायन का औद्योगिक उत्पादन किया जाता है। ये तो सुप्त अवस्था को तोड़कर। अब देखिए जिब्रेलिन, यह हार्मोन बीज को सुसुप्ता अवस्था को तोड़कर उसे अंकुरित होने के प्रेरित करता है। मतलब जिब्रेलिन का काम क्या है? जिब्रेलिन का काम है अंकुरित करने में मदद करना। पौधा जो होता है उसको बढ़ाना। हाँ, अवस्था में जो रहता है उसको अंकुरित होने में। जैसे कि आपको मटर का पौधा, जिब्रेलिन का काम क्या है? मतलब कि अंकुरित काम करने में। और इस हार्मोन का उपयोग करके बीज रहित फल का उत्पादन किया जाता है। जिसमें बीज ना हो। हाँ, बीज रहित फल जिसमें बीज ना हो उत्पादन किया जाता है। आनुवंशिक रूप से बौना पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है। जो बौना पौधा होता है ना, उसमें जिब्रेलिन अगर रहेगा ज्यादा मात्रा में तो वो बढ़ जाएगा। तो जिब्रेलिन का काम क्या हुआ? ये काम है कि अंकुरन करना दूसरा हो गया और बौने पौधे को बढ़ाना। और ऑक्सीजन का काम क्या है? ऑक्सीजन का काम है कि वृद्धि करना और आम कच्चे फल को, मतलब कच्चे फल को पैर से गिरने नहीं देना। कोशिका विभाजन को प्रेरित और बताइए, अब होता है एफसीसी कम। यह हार्मोन के सुसुप्ता अवस्था को बनाए रखता है, अर्थात यह हार्मोन जिब्रेलिन हार्मोन के विरुद्ध कार्य करता है। जिब्रेलिन हार्मोन के विरुद्ध कौन काम करता है? मतलब कि यह जो है ना अंकुरन नहीं होने देता। जैसे कि गेहूं हो गया, हाँ, मटर जो रखते हैं घर में वो हो गया, अंकुरित नहीं, सुसुप्ता अवस्था में एसिटिक एसिड बनाए रखता है। हाँ, लेकिन जैसे ही उसको मिट्टी में डाल देंगे तो वो आपको जिब्रेलिन उसको अंकुरित करने लगेगा। तो क्या हो गया? स्पेसिफिक जिब्रेलिन हार्मोन के विरुद्ध कार्य करता है। यह हार्मोन पेड़ पौधे में उत्स्वेदन की प्रक्रिया को भी नियंत्रित करता है। मतलब ट्रांसक्रिएशन के भी प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है? एब्सेसिक हार्मोन का काम क्या है? बनाए रखता है। पेड़ पौधे में उत्स्वेदन की क्रिया का काम करता है। उत्स्वेदन और ट्रांसक्रिएशन का भी काम करता है। अब देखिए साइटोकाइन के बारे में पता है, ठीक ना। यह हार्मोन पौधे की अवस्था को बनाए रखने में मदद करता है। यदि पौधे के किसी अंग को साइटोकाइन के घोल में रखा जाता है तो वह अंग लंबे समय तक अपनी अवस्था को बनाए रखता है। मतलब यह जो क्या करता है,
मतलब साइटोकाइन का काम क्या है? साइटोकिन ये हार्मोन पौधों की अवस्था को बनाए रखता है, रखने में मदद करता है। हाँ। पौधे के किसी अंग को मतलब साइटोकाइनिन को अवस्था को बनाए रखता है, मतलब कि ये पौधा जल्दी खराब नहीं होने देता है। साइटोकाइनिन हार्मोन क्या करता है? पौधे को जल्दी खराब नहीं होने देता है, मतलब उसी अवस्था को बनाए रखता है, लंबे अधिक समय तक हाँ। मतलब और ये क्या करता है? कोशिका विभाजन में तेजी लाता है। साइटोकाइनिन का काम क्या है? साइटोकाइनिन का काम ही है कि कोशिका विभाजन करना। आप सेल में भी पढ़िएगा साइटोकाइनिन। हाँ, और देखिए इथिलीन एक जो मात्रा है गैस पादप हार्मोन है जो फलों को पकने में मदद करता है। इथिलीन क्या है? यह फल को पकने में मदद करता है। गैस पादप हार्मोन अब फलों को कृत्रिम रूप से पकने में कौन करता है? एसिटिलीन गैस। तो इस तरह से हम सब लोग पादप हार्मोन पढ़ लिए। पादप हार्मोन 5 ऑक्सीन हो गया, जिबरेलिन हो गया, एब्सिसिक हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, इथिलीन हो गया। हम सब लोग इतना पढ़ लिए। अब देखिए पादप रोग। पादप रोग पढ़ लेते हैं। पेड़ पौधे विषाणु, जीवाणु, कवक, फफूंद इत्यादि कई द्वारा रोग होता है, जिसमें सबसे ज्यादा रोग कवक से होता है। विषाणु से होने वाला रोग है कवक से होता है सबसे ज्यादा रोग, समझे ना? किससे? विषाणु से होने वाला रोग। देखिए तंबाकू का मोजेक रोग, ये किससे होता है? पूछता है। विषाणु से होता है, जो कि तंबाकू में होता है। तंबाकू का मोजेक रोग विषाणु से होता है। इसमें क्या होता है? इसमें क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है। पत्ती का जो क्लोरोफिल होता है ना, वो नष्ट हो जाता है, वो सूखने। जैसे देखते हैं कि खैनी में पत्ता देखे होंगे कि उसमें पत्ता कहीं कहीं झाड़ी लग गया, सूख गया, तो वही हुआ किसके? मोजेक रोग हो जाता है। कीड़ा लग जाता है। हाँ देखिए यहाँ पे हाँ, वो तो तंबाकू नहीं है। आलू का मोजेक रोग। आलू का मोजेक रोग किसके होता है? आलू का मोजेक रोग वायरस से ही होता है। और तंबाकू का मोजेक रोग वायरस से होता है। हाँ। केला का बंकी टॉप रोग, बंकी टॉप रोग वायरस से होता है। यह बनाना वायरस 1 के द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग देख लेते हैं, ठीक ना? आलू का सेथिल रोग। आलू का मोजेक रोग वायरस से, आलू का सेथिल रोग आपको जीवाणु से। यह रोग सीडोमोनास जीवाणु के द्वारा होता है। सेथिल रोग किससे होता है? सीडोमोनास जीवाणु। सीडोमोनास जीवाणु के द्वारा होता है, ठीक है। धान का अंगमारी रोग। अंगमारी रोग यह जेंथोमोनास जीवाणु के द्वारा होता है। कपास का काला भुजा रोग। कपास काला जेंथोमोनास दोनों एक ही है। जेंथोमोनास जीवाणु इसमें धान का है अंगमारी रोग, और कपास का काला भुजा रोग जेंथोमोनास विषाणु। नींबू का कैंकर रोग, यह जीवाणु के द्वारा होता है। गेहूं का टुंडू रोग, यह जीवाणु के कारण होता है। मतलब गेहूं का टुंडू रोग किसके कारण? जीवाणु के कारण। और नींबू का कैंकर रोग, धान का अंगमारी रोग जीवाणु के कारण। आलू का सेथिल रोग जीवाणु के कारण। और मोजेक रोग, जो तंबाकू का मोजेक रोग विषाणु, आलू का मोजेक विषाणु होता है, ठीक है। अब देखिए हम सब लोग पढ़ते हैं कवक के द्वारा होने वाला रोग, ठीक है। कवक, आलू का पार्ट रोग, यह सिनिकीट्रियम कवक के द्वारा होता है। आलू का उत्तर भावी अंगमारी रोग, वाट रोग ना, आलू का उत्तर भावी आलू का वाट रोग, ठीक ना? आलू का वाट रोग जो है ना सिनिकीट्रियम कवक के द्वारा। हाँ, और आलू का अंगमारी रोग, आलू का अंगमारी रोग तो कवक के द्वारा, कवक के द्वारा, फाइटोथोरिया कवक के द्वारा होता है। गेहूं का कीटू रोग पिक्सिनिया कवक के द्वारा। मूंगफली का टीका रोग कवक के द्वारा। सरकीपोड़ा कवक के द्वारा। बाजरा का अस्मट रोग, बाजरा का इरगॉट रोग, बाजरा का ग्रीन ईयर रोग, धनिया का स्टेमल रोग, गन्ना का लाल सड़न रोग, अरहर का झुलास रोग, ये सब किससे होता है? कवक के द्वारा। एक बार कवक का और देख लीजिए, ठीक है। आलू का वाट रोग कवक के द्वारा। मूंगफली का टीका रोग कवक के द्वारा। बाजरा का स्मट रोग कवक के द्वारा। बाजरा का ग्रीन ईयर रोग, धनिया का स्टेमल रोग, गन्ना का लाल सड़न रोग कवक के द्वारा। झुलास, अरहर का विभिन्न पोषक तत्व की कमी से होने वाला रोग भी है कुछ, जैसे कि देख लीजिए। नींबू का डायबेक रोग किससे कमी से होता है? कॉपर की कमी से नींबू का डायबेक रोग। नींबू का लिटिल फील रोग कॉपर की कमी। लिटिल लीफ रोग। अमरूद का ब्रेजिंग रोग जिंक की कमी से। आम एवं बैगन का लिटिल लीफ रोग जिंक की कमी कारण। धान का खिया रोग, मक्का का विल रोग जिंक की कमी। मक्का का व्हाइट वर्ड रोग जिंक की कमी के कारण। लीची में पत्ती का जलना के की कमी के कारण पोटासियम। आम में लीफ स्कॉच
के की कमी के कारण, कैल्शियम की कमी, और सलजम में वाटर का रोग मैग्नीशियम की कमी, मैग्नीज की कमी के कारण, सॉरी हाँ, संजम में वाटन रोग मैग्नीज की कमी के कारण, सल्फर और का काटर रोग मैग्नीज की कमी का, फूल गोभी में व्हीटल रोग फूलगोभी का एमओ की कमी के कारण, मोलिबेडनम की कमी का, मोलिबेडनम, फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग बोरोन की कमी के कारण, बोरॉन की कमी का, और फूलगोभी में बटनिंग रोग नाइट्रोजन की कमी का, नाइट्रोन एन की कमी के कारण, और मटर का मांस रोग एमएन की कमी के कारण। मैग्नीज की कमी का, मैं इस तरह से विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ मिट्टी से प्राप्त होता है, ठीक ना। किंतु कुछ पोषक पदार्थ के लिए रासायनिक उर्वरक पर भी निर्भर रहना पड़ता है। इस तरह से हम सब लोग पूरा पादप पर लिए, मतलब कि जो कि हार्मोन, पादप हार्मोन होता है, उसके बाद प्लांट किंगडम भी पढ़ लिए। तो आज हम सब लोग जो है इससे पहले बायोलॉजी का 3 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। अभी जो चैप्टर फिर से स्टार्ट कर रहे हैं मानव अंग तंत्र, इसमें बहुत सारा होगा, जैसे कि मांसपेशी तंत्र, कंकाल तंत्र, पाचन तंत्र हो जाएगा, उसके बाद विटामिन हो जाएगा, भोजन एवं पोषण हो जाएगा, प्रमुख विटामिन हो जाएगा, श्वसन तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे, और रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे, उत्संजन तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम सब लोग अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बताइए अध्यावरण तंत्र, इसके अंतर्गत त्वचा एवं त्वचा के विकृत रूप को रखा जाता है। अध्यावरण तंत्र के अंतर्गत किसको रखा जाता है? त्वचा हमारे शरीर का आवरण का काम करता है। त्वचा के विकृत रूप के अंतर्गत नाखून, सींग, खून, चोंच, पंख, पंजा इत्यादि को शामिल किया जाता है, ठीक ना। त्वचा हमारे शरीर का आवरण का काम करता है। त्वचा के विकृत रूप के अंतर्गत क्या कहता है? नाखून आता है, खून आता है, उसके बाद पंख आता है, पंजा आता है। अच्छा, त्वचा को कितने परतों में बांटा गया? त्वचा को 3 परतों में बांटा गया। सबसे बाहरी भाग को बाह्य त्वचा, उसके बाद मध्य त्वचा, उसके बाद वश्य त्वचा कहलाता है, ठीक ना। बाह्य त्वचा, मध्य त्वचा और वश्य त्वचा। वश्य त्वचा जो एडिपोज टिश्यू होता है ना, उसको वश्य त्वचा बोला हमारे त्वचा विटामिन डी का संश्लेषण करता है। हमारे त्वचा किसका संश्लेषण करता है? विटामिन डी का संश्लेषण करता है। इसमें पसीने वाला ग्रंथि, तेल ग्रंथि में पतली रक्त नलिकाएं भी पाई जाती है। पसीने वाला ग्रंथि, हाँ बताइए। तो वश्य त्वचा हमारे शरीर में उष्मारोधी का काम करता है। वश्य त्वचा जलीय जीव के त्वचा के बाहरी भाग में एक जलरोधी आवरण पाया जाता है जो केरोटीन का बना होता है, ठीक ना। किसका बना होता है? केरोटीन का बना होता है। हमारे त्वचा का रंग निर्धारण, त्वचा का रंग मेलानिन हार्मोन के कारण होता है। बताइए हमारे शरीर में कुल, अब मांसपेशी के बारे में, हमारे शरीर में कुल मांसपेशी कितनी है? 639 है। इसको कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, 3 भागों में बांटा गया। ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदयगत। हाँ, हृदयगत मांसपेशी। ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदयगत मांसपेशी। ऐच्छिक, अनैच्छिक मतलब इसके कंकालीय मांसपेशी भी कहा जाता है। इसे कंकालीय मांसपेशी भी कहता है क्योंकि इस मांसपेशी का जुड़ाव कंकाल से रहता है। ऐच्छिक मांसपेशी का जुड़ाव कंकाल से रहता है। अनैच्छिक मांसपेशी यह हमारी इच्छा पर कार्य नहीं करता है, ठीक ना। अनैच्छिक मांसपेशी हमारे इच्छा पर कार्य नहीं करता है, ठीक ना। और हृदयगत मांसपेशी, यह मांसपेशी केवल हृदय में पाया जाता है, इसका कार्य भी अनैच्छिक है। हाँ, लगातार काम करते रहने का हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल जम जाता है जिसके कारण थकावट महसूस होता है, ठीक ना। थकावट महसूस होता है लैक्टिक अम्ल जमने के कारण। मांसपेशी हड्डी के द्वारा टेंडन जुड़ा रहता है, ठीक ना। अच्छा, मांसपेशी और हड्डी किसके द्वारा जुड़ा होता है? टेंडन के द्वारा। और हड्डी टू हड्डी लिगामेंट। एमबीटी याद रखें, उतना मत याद रखिए। हड्डी टू हड्डी आपको लिगामेंट के द्वारा। लिगामेंट, मांसपेशी टू हड्डी टेंडन के द्वारा। अब हम लोग स्केलेटल सिस्टम के मतलब कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। कंकाल जो है ना, कास्टेज और मतलब कि बोन, उपास्थि एवं बोन के द्वारा बना होता है, ठीक ना। उपास्थि किसको बोलते हैं? इसमें केवल कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। उपास्थि में मतलब कार्टिलेज में केवल कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है, जिसके कारण ये कैसा होता है? मुलायम होता है। मुलायम होता है, कार्टिलेज मुलायम होता है और बोन कैसा होता है? टाइट होता है। लग गया तो हार्ड हो जाएगा। हाँ, हमारे शरीर में नाक, कान सभी लंबी हड्डी के शीर्ष भाग एवं संधियों में पाया जाता है। अस्थि, बोन, इसमें कैल्शियम फॉस्फेट के साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट भी पाया जाता है जिसके कारण यह काफी कठोर पाया जाता है, ठीक ना। नवजात शिशु में हड्डी की संख्या कितनी होती है? 300 होता है, 290 से 300 के बीच। बच्चों में
अब बड़ा में, बच्चा में 208, नवजात में 300, बच्चा में 208, बड़ा में 206। ठीक है। अच्छा बताइए तो हमारे हड्डी में कितने प्रतिशत भाग में कैल्शियम फॉस्फोरस, जबकि इसमें ओसिन नामक प्रोटीन भी पाया जाता है। ओसिन नामक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? ओसिन नामक प्रोटीन हड्डी में पाया जाता है। मांसपेशी में कौन प्रोटीन पाया जाता है बताइए? मांसपेशी में आपको मायोसिन। मांसपेशी में मायोसिन हड्डी पाया। हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी, जबकि सबसे कमजोर हड्डी क्लेविकल। हाँ क्लेविकल, भूसली की हड्डी। जबड़े की हड्डी को दो भागों में बांटा गया, ऊपरी जबड़े की हड्डी एवं निचले जबड़े की हड्डी, और प्रत्येक में 16 गड्ढा पाया जाता है, जिसमें क्या लगता है? दांत लगा हुआ रहता है। प्रत्येक में 16 गड्ढा पाया जाता है, जिसमें क्या लगा रहता है? दांत लगा हुआ रहता है। ठीक ना। अच्छा ये बताइए हमारे खोपड़ी में हड्डी की संख्या कितनी होती है? और चेहरा में कितना होता है? 14। कौन में? क्रेनियन में? ठीक है। क्रेनियल में 8 हड्डी तथा एटलस हड्डी पाया जाता है। ठीक ना। केसरुक दंड में हड्डी की कुल संख्या, मतलब वर्टिकल कॉलम में कितना होता है हड्डी की संख्या? 33 होता है। ठीक है। 7 गर्दन में, 26 और गर्दन में 29 को जो होता है, एक होता है यहाँ पर जो यहाँ होता है, यहाँ एक हड्डी होता है, यहाँ एक हड्डी होता है। ये नहीं जो फांसी का टूटता है उसका क्या बोला? यही टूटता है। उसका नाम क्या है? ट्रेकिया। नहीं बताएंगे बाद में, याद नहीं आ रहा अभी। ट्रेकिया ही होता है भाई, ट्रेकिया टूट जाता है मतलब फांसी के दौरान। ट्रेकिया तो नली है वो। अच्छा गर्दन में कितना? 7 रीढ़ की हड्डी में मतलब 26 रहते हैं। हाइट बोन बोला था ये। अच्छा फेफड़े की हड्डी की संख्या कितनी होती है? फेफड़े की हड्डी की संख्या होती है 12 जोड़ा, जिसमें रिब्स का आता है। इसको क्या कहता है? अच्छा ऊपरी बाह में एक हड्डी पाई जिसमें ह्यूमरस का आता है। बाह में ह्यूमरस, रेडियस, अल्ला। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ला। हाँ। जबकि निचली बाहों में 2 हड्डी पाई जाती है, जिससे रेडियस और अल्ना का। निचली पैर में 2 हड्डी पाई जिससे टिबिया एवं फेबुला कहा जाता है। मतलब निचली पैर में जो हड्डी पाई जाता है उसको क्या बोलता है? टिबिया और फेबुला। टिबिया और अब हम सब लोग पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। ठीक है। इसके अंतर्गत आहार नाल एवं इससे संबंधित ग्रंथि को शामिल किया जाता है। ठीक है। यह एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें भोजन के बड़े बड़े टुकड़े को विभिन्न एंजाइम की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। मतलब भोजन के बड़े बड़े टुकड़े को क्या करता है? छोटे छोटे कण में तोड़ दिया जाता है। पाचन की क्रिया भौतिक रसायन प्रक्रिया कहा जाता है। पाचन क्रिया कैसी है? ये पूछता है पाचन क्रिया कैसी है? जिसमें सबसे पहले क्रिया यांत्रिक क्रिया के द्वारा भोजन बड़े बड़े टुकड़ों में तोड़ा जाता है, पुनः रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा उसे अपघटित करके उसमें पाए जाने वाले प्रमुख पोषक पदार्थ को अवशोषण कर लिया जाता है और अवशिष्ट पदार्थ के मल के द्वारा भोजन पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन की शुरुआत हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट की पाचन शुरुआत कहाँ से होती है? मुख्य गुहा से होता है। ठीक है। ये बताइए अमाशय में प्रोटीन और वसा के पाचन की शुरुआत होती है, किंतु यहाँ कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। अमाशय में किसका किसका पाचन होता है? प्रोटीन और वसा का होता है। प्रोटीन और वसा का होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का नहीं होता है। अमाशय में किसका किसका होता है? बोलिए। प्रोटीन और वसा का होता है, कार्बोहाइड्रेट का नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट का नहीं होता है, प्रोटीन और वसा का होता है। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। छोटी आंत हमारे पाचन तंत्र का एकमात्र ऐसा अंग है जहाँ पाचन के साथ साथ अवशोषण की भी क्रिया होती है। ये पूछता है पाचन के साथ साथ कहाँ? अब बड़ी आंत में पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है, यह केवल अवशोषण की क्रिया होती है। ठीक ना। आहार नाल की शुरुआत मुख गुहा से होती है और गुर्दा तक फैला रहता है। अब हम लोग दांत के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। हमारे मुंह में दांत की कुल संख्या कितनी होती है? अब बच्चों में दांत की कुल संख्या, जबकि दूध दांत मतलब 20 होती है, जिसे दूध दांत कहा जाता है। 20 को दूध दांत कहा जाता है। ठीक है। जो अवस्थायी होता है, यह 12 वर्ष तक की उम्र में पूरी तरह से टूट जाता है। मनुष्य के पूरे जीवन काल में कुल मिलाकर कितना दांत? 52 दांत।
32 और 20 52 52 दांत जन्म लेता है। दांत 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? इंसीजर, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इन दांतों की कुल संख्या इंसीजर की कितनी है? 4 है। इंसीजर की 8 कुल मिलाकर 4 कैनाइन की 4, प्रीमोलर की 8, मोलर का मोलर के 12। बच्चा वाला सोचिए। नहीं, जो टोटल हम पूछ रहे हो। टोटल अच्छा, मनुष्य का डेंटाइल फार्मूला बोलिए। मनुष्य का 21 मतलब 21 23 बटे 21 23। बच्चा में बच्चा में 2102 प्रीमोलर नहीं रहता है। हाँ 2102 बटे 2102। हाँ, बच्चे के दांत में प्रीमोलर एवं अंतिम मोलर नहीं पाया जाता है, ठीक ना। इसमें 4 होता है ना मोलर में, उसमें 2 ही पाया जाता है, अभी यही बोला। अच्छा ये बताइए, हमारे शरीर के सबसे कठोरतम दांत के बाहरी परत में स्थित इनेमल है। अब लार ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। लार ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं। हमारे मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई थी, जिसमें प्रत्येक दिन 1 से 1.5 लीटर लार निकलता है, जिसका 99% भाग पानी रहता है और 1% भाग टाइलिन और म्यूसिन एंजाइम रहता है। बताइए 99% भाग क्या रहता है? 1% भाग यह टाइलिन एंजाइम भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। क्या करता है टाइलिन एंजाइम? कौन? टाइलिन एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। जबकि म्यूसिन एंजाइम भोजन को निगलने में, म्यूसिन एंजाइम क्या करता है? म्यूकस जिसको बोलते हैं, म्यूकस वो मतलब भोजन को चिपचिपा बनाता है, जैसे कि हम उसको निगल लेते हैं। भोजन पाचन की शुरुआत मुख से होती है और मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। प्रोटीन पाचन की शुरुआत अमाशय से होता है। प्रोटीन पाचन की शुरुआत कौन से होती है? प्रोटीन और वसा। भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है, ठीक ना। छोटी आंत में अवशोषण और पाचन भी हो जाता है, ऑल ओवर अवशोषण होता है। मुख के बाद भोजन अमाशय में पहुंचता है। अमाशय से 4 प्रकार का रस निकलता है, जिसे क्या बोलते हैं? जठर रस निकलता है। अमाशय में 4 प्रकार का रस निकलता है, जिसे क्या बोलते हैं? जठर रस, गैस्ट्रिक जूस। जैसे कि देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, पेप्सिन होता है, रेनिन होता है और गैस्ट्रिक लाइपेज होता है। अमाशय में क्या क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक होता है, पेप्सिन होता है, रेनिन होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में जानते हैं, जो किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं माना जाता है। यह भोजन में उपस्थित जीवाणु विषाणु को मारने का काम करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या है? भोजन में उपस्थित जीवाणु विषाणु को मारने का काम कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पेप्सिन, यह एंजाइम प्रोटीन को तोड़कर पेप्टोन में बदल देता है। पेप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन को तोड़कर पेप्टोन में बदल देता है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, हाँ, अब पेप्सिन पाचन तंत्र में प्रोटीन के पाचन की शुरुआत स्टमक से होता है, पेट से ही हो जाता है। रेनिन, यह एंजाइम दूध में पाया जाने वाला एंजाइम केसिन को किसमें बदलता है? केसिनोजेन में तोड़ देता है। गैस्ट्रिक लाइपेज, यह एंजाइम वसा को तोड़ने का काम करता है, ठीक ना। क्या करता है? अच्छा ये बताइए, अमाशय में प्रोटीन और वसा का पाचन तो शुरुआत होता है, किंतु यहाँ कार्बोहाइड्रेट का पाचन। अच्छा, दूध का सफेद रंग कैसिन प्रोटीन के कारण होता है, ठीक है। दूध में विटामिन सी एवं लोहा बिल्कुल नहीं पाया जाता, जबकि सर्वाधिक मात्रा में क्या? कैल्शियम पाया जाता है। विटामिन क्या नहीं पाया जाता है? कैल्शियम और लोहा। अच्छा, अंडा में विटामिन सी पाया जाता है? बताइए। अंडा में भी नहीं पाया जाता होता है, इसी वजह से विटामिन सी पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। हाँ, प्रोटीन तो एल्यूमिनियम प्रोटीन है। अच्छा ये बताइए, आहार नाल के आंतरिक दीवार में म्यूकस झिल्ली पाए थे, जो विभिन्न प्रकार के एंजाइम से आहार नाल को सुरक्षा देता है। उंगली नुमा होता है। म्यूकस झिल्ली, उंगली नुमा वो अलग चीज है। ये आहार नाल के जो है ना चारों बगल म्यूकस झिल्ली पाया जाता है। आहार नाल, हाँ, आहार नाल में जो विभिन्न एंजाइम से आहार नाल को सुरक्षा प्रदान करता है। विभिन्न मतलब कि एंजाइम जैसे हो ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कुछ भी होता है ना, उससे सुरक्षा प्रदान करता है। अच्छा ये बताइए, अमाशय के पश्चात भोजन छोटी आंत को प्रवेश करता है। अमाशय के पश्चात कौन जाता है? और छोटी आंत में प्रवेश करता है और रास्ते से यकृत से पित्त एवं आग्नाशय में विभिन्न प्रकार के एंजाइम आकर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन करने लगता है। क्या करने लगता है?
वसा का पाचन करने लगता पाचन करने लगता है। है, उसमें जाके पित्त रस, उसमें पित्त कहाँ से स्रावित होता है? गोल ब्लाडर से। गोल ब्लाडर से। गोल ब्लाडर से। और जमा कहाँ होता है? छोटी हाथ में, छोटी आपके बगल में होता छोटी है, कहाँ जमा होता है? छोटी हाथ पित्ताशय में जमा होता है। है। पित्त रस यकृत से होता है, निकलता है, हाँ, और पित्ताशय में जमा होता है। होता है। जमा होता है। यकृत हमारे शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत कैसा है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। पित्ताशय गोल ब्लाडर उसी को बोलते हैं। गोल ब्लाडर में जाके जमा हो जाता है पित्ताशय में। पित्ताशय में पित्ताशय में जमा होता है गोल ब्लाडर में। कौन? पित्त। क्षारीय होता है। ये कैसा होता है? क्षारीय होता है। इसका मुख्य काम क्या है? वसा को पाचन करना। हाँ, वसा को तोड़ने वसा को पाचन करना इसका मुख्य काम है। हाँ, पित्ताशय को पित्ताशय का मुख्य काम वसा को पाचन वसा को पाचन करना। पित्त में विभिन्न प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, जैसे बिलरुबिन और वाइलुरुबिन। बिलरुबिन जो क्या करता है? वही मतलब वसा को पीला करता है। पीला कर देता है। बिलरुबिन के कारण मलमूत्र का रंग, त्वचा का रंग, आंख का रंग, जीभ का रंग पीला हो जाता है। मलमूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण। हमारे यकृत में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, हिपेरिन, हिस्टामिन इत्यादि पाए जाते हैं। का निर्माण होता है। यकृत में किसका निर्माण होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, हिस्टामिन, हिस्टामिन। आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप भी बोलिए। नहीं, देखने से कम नहीं होगा, बोलिए तभी फायदा होगा। नहीं, ऐसा बात नहीं है। हम खाएंगे तो वो पेट भर जाएगा। हिपेरिन के कारण शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है। हिपेरिन के कारण शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता। हाँ, जबकि हिस्टामिन हिपेरिन के विरुद्ध कार्य करता है, अर्थात यह रक्त को जमने में मदद करता है। मतलब हिपेरिन के कारण रक्त नहीं जमता है, ठीक ना, लेकिन हिस्टामिन जो है ना हिपेरिन के विरुद्ध कार्य करता है। हिस्टामिन हिपेरिन के विरुद्ध काम करता है ताकि रक्त जम जाए। मदद करता है। हाँ। हिस्टामिन हिपेरिन के विरुद्ध काम करता हाँ। है ताकि रक्त जम जाए। हाँ, हिस्टामिन। बताइए, यकृत के तेल में विभिन्न प्रकार के विटामिन पाए, जैसे कि विटामिन ए और डी। शार्क मछली को यकृत तेल में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ए और डी दोनों पाया जाता है। अब देखिए अग्नाशय के बारे में जानते हैं, ठीक ना। ये हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, अग्नाशय। और सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। हाँ, मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण, इससे विभिन्न प्रकार के एंजाइम निकलता है। अग्नाशय क्या है? मिश्रित ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में अग्नाशय 3 प्रकार के हार्मोन निकालते हैं: इंसुलिन हार्मोन, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन और ट्रिप्सिन हार्मोन। मतलब कि देखिए, इंसुलिन हार्मोन यह अग्नाशय को बीटा सेल निकलता है। इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकागोन यह अल्फा सेल्स निकलता है। अग्नाशय के अल्फा सेल्स निकलता है। कौन चीज? ग्लूकागोन। और सोमेटोस्टेटिन यह डेल्टा सेल्स निकलता है। मतलब बीटा सेल से क्या निकलता है? बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। और अल्फा सेल से ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है। और डेल्टा सेल से सोमेटिन हार्मोन निकलता पूछता है। है। पूछता है। इंसुलिन से इंसुलिन से बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। और अल्फा सेल से ग्लूकागोन ग्लूकागोन निकलता है। और सोमेटोस्टेटिन से डेल्टा सेल से निकलता है। हाँ। बताइए, इस प्रकार कई प्रकार के एंजाइम भी निकालते हैं। मतलब कि अग्नाशय कई प्रकार के एंजाइम, ट्रिप्सिन हो गया, एमाइलोलेप्सिन हो गया, माल्टोज हो गया, स्ट्रेप्सिन हो गया। प्रोटीन को पचाना। ट्रिप्सिन क्या काम क्या है? प्रोटीन को पचाना। ट्रिप्सिन का काम? प्रोटीन को पचाना। प्रोटीन को पचाना। एमाइलोप्सिन का काम क्या है बताइए? यह स्टार्च एवं ग्लूकोज को तोड़कर ग्लूकोज एवं माल्टोज में बदल देता है। स्ट्रेप्सिन का काम क्या है? यह एंजाइम वसा को तोड़कर फैटी एसिड एवं ग्लिसरीन में बदल देता है। स्ट्रेप्सिन का काम क्या है? स्ट्रेप्सिन का काम है ये वसा को तोड़कर हाँ। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देता है। अब छोटी आंत के बारे में चलते हैं, ठीक ना। स्मॉल इंटेस्टाइन ये हमारे पाचन तंत्र का सबसे बड़ी महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक ना, जिसमें भोजन के पाचन के साथ साथ भोजन का अवशोषण भी होता है। छोटी आंत में, छोटी आंत 3 भागों में बटा है। बताइए तो। डुडेनम, जेजुनम और इलियम। 3 भागों में बटा। डुडेनम, जेजुनम, इलियम। जेजुनम एवं इलियम में उंगलीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या बोला जाता है? क्या बोलते हैं? माइक्रोविलाई सेल। विलाई बोलते हैं, विली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ। माइक्रोविली सेल ड्यूडेनम अमाशय और छोटी ग्रंथि के जोड़ने का काम करता है। छोटी आंत में पाचन की क्रिया समाप्त हो जाती है, ठीक ना। छोटी आंत में क्या होता है? तो पाचन की क्रिया समाप्त हो जाती है। छोटी आंत से विभिन्न प्रकार के एंजाइम निकलता है, जो भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न पोषक तत्व को तोड़ने का काम करता है। जैसे इरेप्सिन हो गया, माल्टोज हो गया, लेक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया। ये सब कहाँ पाता है?
छोटी आंत में निकलता है। एरेप्सिन का काम क्या है बताइए? एरेप्सिन का प्रोटीन एवं पेप्टोन को एमिनो एसिड में तोड़ देना। एरेप्सिन का काम है प्रोटीन एवं पेप्टोन को एमिनो एसिड में तोड़ना है। एरेप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन एवं पेप्टोन को एमिनो एसिड में तोड़ देना। अब माल्टोज माल्टोज का काम है ये एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ देता है। ये माल्टोज का काम है, ये एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ने का। माल्टोज में को ग्लूकोज में तोड़ने का काम किसका है? माल्टोज का काम। माल्टोज। और लैक्टोज को ग्लूकोज में तोड़ता है कौन? लैक्टोज। एंजाइम को ग्लूकोज में तोड़ सुक्रोज, यह सुक्रोज एवं स्टार्च को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में तोड़ता है। सुक्रोज एवं स्टार्च को क्या कहा जाता है? टेबल शुगर फ्रुक्टोज में तोड़ देता है। अच्छा, ग्लूकोज को सरल शर्करा एवं फ्रुक्टोज स्वीटेड शुगर कहा जाता है। लाइपेज लाइपेज जो है ना वसा को फैटी एसिड में ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। मतलब लाइपेज एंजाइम वसा को फैटी एसिड में तोड़ देता है। कौन? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को। अधिक उम्र के व्यक्ति में शरीर में ये लाइपेज एंजाइम समाप्त हो जाता है, अतः अधिक उम्र के व्यक्ति में दूध का पाचन कठिनाई होता है, इसलिए इसको दही खाने के लिए बोला जाता है। बड़ी आंत, रेनिन उसमें मतलब कि धीरे धीरे उसका खत्म हो जाता है। प्रोटीन पाया जाता है। बड़ी आंत के बारे में चलते हैं, ठीक ना। यह अपचे हुए भोजन द्रवावस्था में होता है। बड़ी आंत के बारे में चलते हैं। यह अपचे हुए भोजन द्रवावस्था में पाया जाता है। यहाँ कैसा होता है? अपचे हुए भोजन द्रवावस्था में पाया जाता है। बड़ी आंत इसे अपने अपचे हुए भोजन से पानी को अवशोषित करके अर्ध सूक्ष्म अवस्था में बदल देता है और यह अंत में रेक्टम में मलाशय में जमा हो जाता है, जिसे जीव जंतु मल त्याग द्वारा समय समय पर शरीर से बाहर निकाल। जो आपने बताया कि पानी को अवशोषित करके अर्ध सुप्त अवस्था में बदल देता है, तो पानी को अवशोषित कौन करता है? बड़ी आंत। बड़ी आंत का कौन सा भाग? बड़ी आंत का कौन सा भाग? रेक्टम करता होगा। रेक्टम, कोलोन करता है। कोलोन और रेक्टम सबसे बाद, पहले कलोम होता है तब। कलोम होता क्या है? उसका दीवार ही पूरा कलोमे का बना होता है, तो वही कलोम करता है। सही में कलोन नहीं करता है। हाँ, बड़ी मतलब कि जल का अवशोषण कौन करता है? कलोम करता है। सही है। बड़ी आंत को 3 भागों में बांटा गया। कौन? सीकम, कोलोम और रेक्टम। सीकम, कोलोम और रेक्टम। सीकम का काम क्या है? सीकम का काम सिक्कम होता है। हाँ, जो शाकाहारी जंतुओं की तुलना में मांसाहारी जंतुओं में अधिक बड़ा होता है। कोलोम यह बड़ी आंत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो अचपचे भोजन से जल एवं खनिज लवण को अवशोषित करता है। कोलोन सिक्कम से अपेंडिक्स भी जुड़ा होता है। कोलोन में कुछ सहजीवी भी पाया जाता है, जो विभिन्न प्रकार का विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन ई एवं विटामिन के निर्माण में मदद करता है। सीकम ही सबसे छोटी आंत से अचपचे हुए भोजन के पहली बार पहुंचता है। सीकम के पास पहुंचता है सबसे पहला। इसी सीकम में अपेंडिक्स लगा रहता है, जो हमारे शरीर में एक अवशोषी अंग के रूप में काम करता है। हाँ, अपेंडिक्स को काट के हटा दिया। हमारे शरीर में अवशोषी अंग लगभग 100 है, कुछ बहुत सारा है। ठीक, अब देखिए हम भोजन एवं पोषण के बारे में चर्चा करते थे। हाँ, भोजन एवं पोषण के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, किसके बारे में? भोजन एवं पोषण के बारे में। भोजन के 3 उद्देश्य होते हैं: ऊर्जा प्राप्त करना, वृद्धि एवं विकास, रोग रोधी क्षमता। ठीक ना। ऊर्जा एवं ऊर्जा वाले पोषक पदार्थ बताइए तो। वृद्धि एवं विकास वाले पोषक तत्व बताइए तो। वृद्धि वाले प्रोटीन, जल एवं खनिज लवण। ऊर्जा वाले कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। रोग रोधी क्षमता वाले, वृद्धि करने वाले पोषक तत्व विटामिन एवं रुक्षांश। रुक्षांश किसको बोलते हैं जानते हैं? मतलब जो फाइबर युक्त भोजन होता है, फाइबर को रुक्षांश बोलते हैं। जैसे कि अति खाते हैं ना। नहीं, रेशेदार फाइबर का नहीं, मीट में कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट। यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बना होता है। पानी है ही नहीं, सॉरी। ग्लूकोज को सरल शर्करा कहा जाता है। ग्लूकोज को, ठीक ना। बताइए, चुकंदर के रस में क्या पाया जाता है? सुक्रोज पाया जाता है। चुकंदर के रस में सुक्रोज। चुकंदर के रस से भी चीनी बनाया। हाँ, बताइए तो। हाँ, वसा, यह वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल का बना होता है। यह एस्टर समूह का है। वसा किसके समूह का है? एस्टर समूह का है। स्टार्च मुख्य रूप से आलू में, विभिन्न सब्जी तथा अनाज में पाया जाता है। यह आयोडीन के घोल को नीला काला कर देता है। स्टार्च, ठीक ना। स्टार्च के घोल को नीला काला कर देता है। ठीक है। वसा के निर्माण में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सहयोग होता है। वसा के निर्माण में किसका सहयोग होता है? ठीक है।
बताइए तो प्रोटीन ये कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के संयोग से बनता है। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बनता है। एक प्रोटीन के निर्माण में 20 एमिनो एसिड योगदान होता है। एक प्रोटीन के निर्माण में 20 एमिनो एसिड, ठीक ना। ग्राम ग्लूकोज ऑक्सीजन में 4.4 या 4.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्ति होता है। बताइए तो प्रोटीन की कमी से मिरासमस एवं क्वासेकर नामक रोग होता है। प्रोटीन कमी से मिरासमस और क्वासियस। प्रोटीन कमी से कौन कौन रोग होता है? जबकि इसकी अधिकता शरीर में वृद्धि अधिक हो जाता है। सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा मशरूम में होती है 80%, जो एक प्रकार का क्या है, कवक है। और सोयाबीन को बॉयल ऑफ प्रोटीन कहा जाता है, ठीक ना। अब हम सब लोग चलते हैं विटामिन के बारे में, ठीक है। विटामिन के बारे में चलते हैं। विटामिन की खोज किसने किया था? ल्यूमैन के द्वारा विटामिन की खोज ने किया था। इसका नामांकन इसका खोज ल्यूमैन के द्वारा किया गया, समझे। इसका नामांकन फंक के द्वारा किया गया। हाँ विटामिन का नामांकन किया गया फंक के द्वारा और खोज ल्यूमैन के द्वारा। विटामिन का नामांकन के द्वारा खोज किया गया, फंक के द्वारा इसका नामकरण किया गया। विटामिन हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, किंतु यह ऊर्जा देने वाले पदार्थ को संश्लेषण एवं उसका सही उपयोग का नियंत्रण करता है। विटामिन का काम क्या है? ऊर्जा देने वाला जो भी पदार्थ है उसको सही से नियंत्रण करना, इसका यही काम है। ठीक है। विटामिन को ग्रोथ फैक्टर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। वसा में घुलनशील विटामिन बताइए। वसा में घुलनशील विटामिन ADED और जल में घुलनशील B और C। जल में घुलनशील विटामिन की कमी से हमारे शरीर में होने वाला उपापचयी प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है, जिसके कारण विटामिन को वृद्धि करने वाला कारक के नाम से जाना जाता है। अब कुछ प्रमुख विटामिन के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। ये सब हो ADED ADE वसा में ADE और जल में B और C। चलिए कुछ भी प्रमुख विटामिन के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए विटामिन A का रासायनिक नाम बोलिए। इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है। विटामिन थायमीन होता है। इसकी कमी से बेरी। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लाविन। इसकी कमी से अच्छा बताइए। विटामिन 3 का रासायनिक नाम इसकी कमी से पेलेग्रा रोग। विटामिन B3 नियासिन पेलेग्रा रोग। विटामिन B5 पैथोरिक अम्ल होता है। विटामिन C का रासायनिक नाम और 6 का रासायनिक नाम विटामिन 12 रासायनिक नाम साइनोकोलमिन। इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, ठीक ना। कौन रोग होता है? विटामिन B12 एकमात्र विटामिन है जो कोबाल्ट पाया जाता है। इसी कोबाल्ट का उपयोग कैंसर रोग इलाज में। विटामिन C का रासायनिक नाम बताइए। इसकी कमी से स्कॉर्बी रोग होता है। आंवला में सर्वाधिक विटामिन C पाया जाता है, जिसके कारण बॉल और बेट्रोल। बताया विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन D का रासायनिक नाम इसकी कमी से सूखा रोग। महिला में सूखा रोग इसका होता है। विटामिन डी का संश्लेषण त्वचा में होता है, ठीक ना। कहाँ होता है? विटामिन के रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन। इसकी कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। अब देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, ठीक ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण है। विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है। बताइए श्वसन तंत्र में श्वसन एक जैविक प्रक्रिया है, जिसमें प्रत्येक जीव कोशिका O2 का ग्रहण करता है और CO2 को बाहर निकालता है, ठीक ना। हाँ रिस्पायरेशन। बताइए श्वसन एक कैसा प्रक्रिया है? केटाबोलिक।
श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज अणु का क्या होता है? विघटन होता है। विघटन होता है। अतः श्वसन की प्रक्रिया को विघटनात्मक कहा जाता है। इस प्रक्रिया में O2 की मदद से ग्लूकोज अणु को तोड़ा जाता है, अतः इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन भी कहा जाता है, ऑक्सीडेशन कहा जाता है। श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा बाहर निकलता है, अतः इस प्रक्रिया को ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया कहा जाता है। श्वसन की क्रियाविधि कितने भागों में? 2 भागों में, प्रत्यक्ष श्वसन और अप्रत्यक्ष श्वसन। प्रत्यक्ष श्वसन में सभी कोशिका वायुमंडल से O2 ग्रहण करता है, CO2 छोड़ देता है, ठीक ना। और अप्रत्यक्ष श्वसन में सभी प्रकार के श्वसन की प्रक्रिया में कोशिका वायुमंडल से प्रत्यक्ष रूप से O2 का ग्रहण नहीं करता है, इसके लिए एक विकसित तंत्र होता है। हम लोग कर देते हैं, डायरेक्ट ले रहे हैं। हाँ इसमें आता है हाँ वाला में। हाँ प्रत्यक्ष में परामर्शन है। हाँ, यूग्लिना परामर्शिया। देखिए, श्वसन का हम लोग चर्चा पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, और वीडियो में। अब उत्सर्जन तंत्र के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जीवित कोशिकाओं के अंदर होने वाले जैव रासायनिक प्रक्रिया के दौरान अवशिष्ट और विषैले पदार्थ का निर्माण होता है, जो कोशिका या शरीर के एक उपयोगी नहीं होता है, अतः इसे निकालने के लिए जिस प्रक्रिया का आवश्यकता होती है उसे क्या बोलते हैं? उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। हमारे शरीर में उत्सर्जन प्रक्रिया के कई अंग उपस्थित होते हैं, जिसके द्वारा CO2, यूरिया और नाइट्रोजन यौगिक को शरीर से बाहर निकाला जाता है। बताइए तो, उत्सर्जन जैसे कि मानव वृक्क, ये जैसे किडनी हुआ, ये क्या है? एक उत्सर्जन तंत्र हुआ। उत्सर्जन तंत्र हुआ। हमारे शरीर में सबसे मतलब सेम की बीज की आकृति का एक जोड़ा किडनी पाया जाता है। दोनों किडनी एक झिल्ली से घिरी रहती है, उस झिल्ली को क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम झिल्ली। पेरिटोनियम झिल्ली, उसको क्या बोलते हैं? तो रक्त परिसंचरण प्रणाली। अब बताइए, जैसे कि आप इसमें थोड़ा सा ये किडनी के बारे में पढ़ लीजिए। किडनी को 2 भागों में बांटा गया है। इसका बाहरी भाग क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स कहलाता है। और आंतरिक भाग, ये पूछता है, बाहरी भाग कॉर्टेक्स और आंतरिक भाग मेडुला कहलाता है। मतलब किडनी को 2 भागों में बांटा गया, बाहरी भाग को और आंतरिक भाग को मेडुला कहता है, आंतरिक भाग को मेडुला कहता है। कॉर्टेक्स आधार तल उत्तक होता है, जबकि मेडुला का आधार तल अवतल होता है। हाँ, कॉनकेव। मेडुला को आंतरिक परत में शंकु आकार का संरचना पाई जाती है, जिसे क्या बोला जाता है? पिरामिड कहा जाता है। प्रत्येक किडनी में 1.5 लाख से भी अधिक नेफ्रॉन पाया जाता है। किडनी का इकाई क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। किडनी की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। प्रत्येक नेफ्रॉन में प्लेटनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या बोला जाता है? बोमेन्स इनपुट। ये पूछता है, बोमेन्स इनपुट बोला जाता है। क्या बोलता है? प्लेटनुमा संरचना पाई, जिसे क्या बोलता है? बोमेन्स इनपुट कहा जाता है, ठीक ना। बोमेन्स इनपुट कहा जाता है, जो किडनी के पेलिपस से सीधे जुड़ा हुआ रहता है। एक स्वस्थ मनुष्य में 24 घंटा में औसतन कितना लीटर यूरिन करता है? 2 लीटर। हालांकि यूरिन, हालांकि हाँ 24 घंटा में। हालांकि यूरिन की मात्रा शरीर के अंदर लिए गए पानी, भोजन की प्रकृति, वातावरण, तापमान, शारीरिक तापमान पर निर्भर करता है, ठीक ना।